मेरे दिल में आज क्या है, तुम कहो तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तुम कहो तो मैं बता दूं। बच्चा कह रहा है बताओ सर आपके दिल में क्या है। मेरे दिल में आज ये है कि आज कस्टम की 2 क्लास होंगी। और जब कई नालायक बच्चों को तो लगा कि पता नहीं आज सर क्या सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज कुछ नहीं है, सरप्राइज ये है कि आज कस्टम की 2 क्लास होंगी, क्योंकि कल हम कस्टम ले नहीं पाए थे। आप सब जानते हो कल मैं यूट्यूब पे आ नहीं पाया क्योंकि मेरे माइक के चक्कर में। और जैसे ही मेरा माइक सही सही होके आया है तुरंत मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है जी। तो आज हमारी 2 क्लास होंगी, एक तो अभी चल रही है और एक रात को 8 बजे भी लाइव प्रीमियर होगा। बस ये बात ध्यान देना जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे बच्चों को इंटीमेट कर देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कई डायरेक्टली बच्चे 8 बजे ही देखने के लिए आएंगे उन्हें वो क्लास समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो हमें 8 बजे क्लास करनी है वो इस क्लास की लिंकिंग है। और इस क्लास की लिंकिंग ऑब्वियस ही बात है सर, क्लास नंबर 3 के बिना क्लास नंबर 4 समझ में आ ही नहीं सकती। ठीक है जी। और आज मैं 2 क्लास क्यों डाल रहा हूँ सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ये फील हो कि हाय हमारा नुकसान हो गया, एक दिन सर ने क्लास नहीं डाली। तो सर मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे आपका किसी भी तरह से आपका मतलब ये है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि अगर मैं कल क्लास नहीं डाल पाया उसमें मेरी गलती नहीं थी, टेक्निकल गलती थी, बट फिर भी मैं अपनी गलती मानता हूं कि मुझे आज 2 क्लास डालनी है ताकि बच्चों को पूरा टाइम यूज हो रहा है कि हाँ मैं 2 क्लास देखनी है। और रात को 10 बजे लाइव भी आऊंगा जी। रात को मैं 10 बजे लाइव भी आऊंगा। उसमें जीएसटी के जो बैलेंस एमसीक्यूज थे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो 10 बजे सबने लाइव भी आना है, 8 बजे कस्टम की क्लास भी देखनी है और अब वाली कस्टम की क्लास भी पूरी कंप्लीट देखनी है जी। बच्चा कह रहा है ओ माई गॉड, मतलब आज तो पूरा दिन ऑलमोस्ट टेक्स्ट में जाएगा। यस, 2 से लेके 3:30 बजे तक ये क्लास होगी, फिर 8 से लेके 9:30 बजे तक कस्टम की 4th क्लास होगी, फिर रात को 10 से लेके 11:15 11:30 बजे तक हमारे एमसीक्यूज होंगे जी। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का बगा खुश हो। क्योंकि ना कई बच्चे ना नाराज हो जाते हैं कि हाँ सर ने क्लास पता नहीं क्यों डाली। अब सर अगर आपको बताओ, रेगुलर बैच वाले बच्चों को अगर पता हो, कल मैं रेगुलर बैच वाली में क्लास नहीं डाल पाया क्योंकि मेरा माइक सुबह से ही खराब था। मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड करी थी बट उसमें आवाज में डिस्टर्बेंस के चक्कर में वो क्लास नहीं डाल पाया। इस चक्कर में क्लास नहीं डाल पाया जी। ठीक है, चलो इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब एक बार ऐसा करते हैं, कस्टम की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एक बार पहले 5 से 10 मिनट हम लास्ट क्लास की रिवीजन करेंगे। अभी तक हमारी कस्टम की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और दोनों क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया है, मैं चाहता हूं मेरी बजाय ना मेरी पूरी की पूरी फैमिली रिवाइज करवा देगी। मुझे एक फटाफट चैट बॉक्स में बताओ जी, क्या मुझे कस्टम की दोनों क्लास की रिवीजन कराओगे? सर प्लीज मेरा साथ देना, क्या मुझे कस्टम की दोनों क्लास की रिवीजन कराओगे? बच्चा कह रहा है बिल्कुल कराएंगे सर, आप एक बार स्टार्ट करो रिवीजन, हम स्टार्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे कस्टम की क्लास नंबर 3। आओ जी, एक बार फटाफट जो बच्चे अभी नहीं आए उनको बता दो जी, कस्टम की क्लास नंबर 3 आज टाइमिंग हमारी 2 बजे है, फिर क्लास नंबर 4 जो होगी हमारी शाम को 8 बजे होगी जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से जी, एक बार फटाफट मैं आपको नोट्स दिखाता हूं जी और फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं कि अभी तक जो भी हमने 2 क्लास में कंप्लीट किया है। ठीक है, आओ जी स्टार्ट करो। याद करो क्लास नंबर 1 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कस्टम लॉ का। अब मैंने कहा था एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के एग्जाम में 5 या 6 नंबर का बनेगा, प्रोफेशनल वाले बच्चों के एग्जाम में 10 नंबर का बनेगा जी। अब अगर मैं कस्टम लॉ की बात करूंगा तो कस्टम में कितने वर्ड निकल कर रहे हैं? 2 वर्ड निकल कर रहे हैं, तो कस्टम और एक दूसरा वर्ड क्या निकल कर रहे हैं? लॉज। अब लॉज का मतलब मैंने कहा था कि कस्टम में सिर्फ आपके एक्ट कवर नहीं होंगे, लॉज का मतलब क्या कि एक्ट भी होंगे, रूल्स भी होंगे, रेगुलेशंस भी होंगी, आपके केस लॉ भी होंगे, नोटिफिकेशन भी होंगे, सर्कुलर भी होंगे। और अगर मैं कस्टम में एक्ट की बात करूंगा, मेरी पूरी फैमिली जानती है सर, मुझे सोच समझ के आंसर देना। दृष्टि, मेरा क्वेश्चन आपसे है, कस्टम में आपके जो एक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे? सर कस्टम में 2 एक्ट होंगे, कौन कौन से? एक तो कस्टम एक्ट 1962 और एक कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। फटाफट से बताओ जी, कस्टम एक्ट 1962 में क्या होंगे? कस्टम के प्रोविजन कस्टम एक्ट में होंगे और कस्टम के रेट जो होंगे वो कस्टम के टैरिफ एक्ट में होंगे। आपको मैंने कहा था कस्टम टैरिफ एक्ट के 2 शेड्यूल होंगे, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 1 में इंपोर्ट ड्यूटी के रेट होंगे, शेड्यूल नंबर 2 में एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट होंगे। और जो इंपोर्ट ड्यूटी के रेट होंगे उसमें 2 रेट होंगे, एक तो स्टैंडर्ड रेट होगा और एक कंसेशनल रेट होगा। स्टैंडर्ड का मतलब जो नॉर्मली हर केस में एप्लीकेबल होगा, और प्रेफरेंशियल रेट उस केस में एप्लीकेबल होंगे अगर आपने कोई भी सामान इंपोर्ट किया होगा मोस्ट फेवर्ड नेशन से, उस केस में क्या रेट एप्लीकेबल होंगे? कंसेशनल रेट। ये बात क्लियर हो गई। फिर मैंने कहा जी कस्टम, सोच के बोला जी, कस्टम एक टैक्स है, ड्यूटी है। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कस्टम में एक टैक्स है, ड्यूटी है? सर कस्टम में एक ड्यूटी है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी? गुड्स, सर्विस और बोथ, या सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल होगी? गुड्स पे एप्लीकेबल होगी। तो कस्टम सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल होगा, बट गुड्स के क्या होने पर होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, उस केस में कस्टम ड्यूटी की बात होगी। और जो रेट कस्टम टैरिफ एक्ट में होंगे उस रेट से कस्टम ड्यूटी लगेगी। बस ये बात ध्यान दो। फिर मुद्दा ही निकल के आ गया कि गुड्स का मतलब क्या होगा, इंपोर्ट का मतलब क्या होगा, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा। मेरे बच्चे कहते हैं सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बताएं गुड्स का मतलब क्या होता है।
एक बच्चा कहता है भाई मैं बताऊं क्या, मेरे को याद है गुड्स का मतलब सेक्शन 252 में हमने किया था कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। दूसरे वाले बच्चे ने मारा उसके, इधर इधर आओ नालायक इधर आ, ये तो जीएसटी की डेफिनेशन बता रहा है। नालायक सर कस्टम की बात कर रहे हैं। अच्छा कस्टम में गुड्स का मतलब अलग है, आंसर इज यस। याद करो कस्टम में गुड्स का मतलब कह रही, कस्टम में गुड्स की पहली बात डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। सर जीएसटी में गुड्स मींस था, यहाँ पे गुड्स इंक्लूड्स है। अब गुड्स इंक्लूड्स में क्या क्या आएगा, गुड्स इंक्लूड्स व्हीकल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, वेसल हो गया। फिर क्या कवर होगा जी, आपकी करेंसी कवर होगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर होंगे, स्टोर्स कवर होंगे, बैगेज कवर होंगे, और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी वो सारी की सारी गुड्स में कवर हो जाएगी। बस ये बात ध्यान दो। आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि गुड्स में यही चीज़ें कवर होंगी, ये नहीं है गुड्स में ये भी चीज़ें कवर होंगी, क्योंकि इंक्लूड्स वर्ड्स होगा तो डेफिनेशन इंक्लूसिव होगी, एग्जॉस्टिव नहीं होगी। फिर अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूंगा जी, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर से सामान इंडिया में आना, वो क्या बन जाएगा, इंपोर्ट बन जाएगा। इंडिया से कोई भी सामान बाहर जाना, वो क्या बन जाएगा, एक्सपोर्ट बन जाएगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे होगा उस केस में कस्टम ड्यूटी लेवी होगी। कलेक्शन तब होगा जब हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, उस केस में कस्टम ड्यूटी कलेक्शन होगा। बस ये बात ध्यान दो। ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना फिर मैंने कहा था कि जो भी हमारा कस्टम लॉ है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। मुझे सोच के बोलना सर, गवर्नमेंट अगर कस्टम लॉ लेकर आई है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नमेंट को ड्यूटी कलेक्ट करनी है। दूसरा, जो इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसको प्रिवेंट करना है। जो लोग गुड्स की स्मगलिंग करते हैं उसको प्रिवेंट करना है। अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्टम ड्यूटी इंसर्ट की है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे की थी। फिर अगला क्वेश्चन कह रही इंपोर्ट ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी के टाइप कौन कौन से हैं। मुझे फटाफट से बोलना जी, अगर मैं कस्टम ड्यूटी के टाइप की बात करूंगा कितने टाइप होंगे, दो। कौन कौन से, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत कम केस में एप्लीकेबल होगी, एप्लीकेबल तो होगी बट बहुत कम केस में एप्लीकेबल होगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद इंपोर्ट ड्यूटी के ना अलग अलग रूप हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, सीवीडी 31 हो गया, सीवीडी 35 हो गया, आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, प्रोटेक्टिव ड्यूटी हो गया, सेफ गार्ड ड्यूटी होगा, और कई तरह की कस्टम ड्यूटी है जो इंपोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। एक लाइन मैंने कहा था कि इंपोर्ट द गुड्स हायर द टैक्सेस, एक्सपोर्ट द गुड्स नोट द टैक्सेस। बस ये बात ध्यान दो। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद लास्ट क्लास में हमने कस्टम की ना कुछ डेफिनेशन की थी, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी। मैंने कहा था उम्मीद करूंगा मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। याद करो अभी तक हमने डेफिनेशन कौन कौन से किए नहीं। एक तो मैंने कहा था इंपोर्ट का मतलब क्या होगा, इंपोर्टेड गुड्स का मतलब क्या होगा, इंपोर्टर का मतलब क्या होगा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा, एक्सपोर्ट गुड्स का मतलब क्या होगा, एक्सपोर्टर का मतलब क्या होगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से कोई भी सामान इंडिया में आना वो इंपोर्ट है। अच्छा इंपोर्ट हमारा कमेंस कब होगा, मुझे फटाफट से बोल दो। इंपोर्ट हमारा कमेंस कब होगा, इंपोर्ट हमारा कमेंस होगा जैसे ही वो टेरिटोरियल वाटर मतलब क्रॉस करेगा। जैसे ही वो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया क्रॉस करेगा वो इंपोर्ट हमारा कमेंस हो जाएगा। कंप्लीट कब होगा, जब वो लैंडमास के अंदर आएगा। और ड्यूटी कलेक्शन तब होगा जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे। बस ये बात ध्यान दो। इंपोर्टेड गुड्स का मतलब क्या है, मुझे फटाफट से बोल दो जी। इंपोर्टेड गुड्स का मतलब क्या है, ये मोबाइल मेरा बाहर से आया है ब्रो हे ब्रो, ये मोबाइल मेरा बाहर से आया। अब अगर ब्रो ये मेरा मोबाइल बाहर से आया है तो क्या इसको मैं इंपोर्टेड गुड्स बोलूंगा, आंसर इज नो। बच्चा कह रहा है कि अगर कोई भी सामान बाहर से इंडिया में आएगा वो इंपोर्टेड गुड्स में कवर होगा। इंपोर्टेड गुड्स में वो गुड्स कवर नहीं होंगे जिसके लिए आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर चुके हो, मतलब जिस पे आप ड्यूटी पे कर चुके हो। अब सोच के बोलना, अगर ये मोबाइल मेरे हाथ में है तो ऑब्वियस सी बात है इस पे मैं ड्यूटी पे कर चुका हूं, और अगर मैं ड्यूटी पे कर चुका हूं तो वो इंपोर्टेड गुड्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं होंगे। बस ये बात ध्यान दो। तो आपको ना बस ये ध्यान देना कि इंपोर्टेड गुड्स वाली कैटेगरी में क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला बिल ऑफ एंट्री फाइल करने से पहले जो भी गुड्स होंगे वो इंपोर्टेड गुड्स में कवर होंगे। जैसे ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उसके बाद जो होंगे वो केस इंपोर्टेड गुड्स में कवर नहीं होंगे। बस ये बात ध्यान दो। अगला केस फिर निकल कर है इंपोर्टर का मतलब क्या है। तो मैंने कहा था कि जैसे आप सामान इंपोर्ट करोगे, मतलब जैसे ही 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया क्रॉस करोगे, वहां से लेके जब तक आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं करते, उसके बीच में जो भी ओनर होगा, जो भी होल्डर होगा, वो किस कैटेगरी में कवर होगा जी, इंपोर्टर वाली कैटेगरी में कवर होगा। फिर एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, इंडिया से कोई भी सामान बाहर जाना वो किस में कवर होगा, एक्सपोर्ट में कवर होगा। एक्सपोर्ट गुड्स का मतलब क्या है, जिस सामान को हमें इंडिया से बाहर लेके जाना है वो किस में कवर होगा, एक्सपोर्ट गुड्स में कवर होगा। एक्सपोर्टर का मतलब क्या होगा, जब हम शिपिंग बिल फाइल करेंगे वहां से लेके जब तक वो सामान एक्सपोर्ट नहीं होगा उसके बीच में जो भी होल्डर होगा, जो भी ओनर होगा, वो किस में कवर होगा जी, एक्सपोर्टर में कवर होगा। ये 6 डेफिनेशन हमने आपस में इंटरलिंक करके की थी। और आपको मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था सर, अगर ये 6 डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई तो एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा जी। प्रोफेशनल वाले बच्चे ध्यान दें, डिफरेंस में से क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ये बात ध्यान दें कि आपके एग्जाम में गोले भरने वाला क्वेश्चन बनेगा जी। बताओ ये इंपोर्टेड गुड्स बनेगा नहीं बनेगा, बताओ ये इंपोर्टर बनेगा नहीं बनेगा, बताओ ये इंपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर डेफिनेशन याद होंगी तो क्लियर कट आंसर दे के आओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती करके आ जाओगे जी। ठीक है,
फिर ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद जी, ये 6 डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद अगला पॉइंट फिर था इंडिया के डेफिनेशन। अब इंडिया के डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है। इंडिया में बेस लाइन कवर होगी, 12 नॉटिकल माइल्स कवर होंगे, 200 कवर होगा। 200 वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, ईजेड बोलेंगे और इंडियन कस्टम वाटर बोलेंगे। इंडियन कस्टम वाटर का मतलब ये होता है कि भैया वहाँ जाके सामान की चेकिंग कर सकते हैं, जाँच पड़ताल कर सकते हैं, कहीं भी हमें डाउट हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे, सर्च करेंगे, सीज करेंगे। और हमारे पास वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लेने की पावर नहीं है, बट गवर्नमेंट कह कि वहाँ पे पूरी वेरिफिकेशन तुम जाके कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर कोई सामान 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ गया तो वो इंपोर्ट में कवर हो गया, और अगर उससे बाहर चला गया फिर वो एक्सपोर्ट में कवर हो गया। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने 2 एग्जांपल भी दिए थे कि अगर मेरा कोई सामान यहाँ से चला, अब 12 नॉटिकल माइल से पहले ही वो संक हो गया, मतलब वैसल डूब गया, मतलब वैसल खराब हो गया, उस केस में वो एक्सपोर्ट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। फिर अगर मान लो कोई सामान 12 के बाहर गया, डैमेज होने के बाद वो वैसल दोबारा वापस आ रहा है, वो एक्सपोर्ट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। रीजन बिंग क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि जैसे ही 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया क्रॉस करेगा उसको एक्सपोर्ट वाली कैटेगरी में कवर कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक मेन चीज है, एक मेन इवेंट है कि जहां से बाहर जाते ही एक्सपोर्ट बन जाता है और जहां से इंडिया मतलब वहां से अंदर आते ही वो इंपोर्ट बन जाता है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने कहा था आज हमें क्लास स्टार्ट करनी है यहां से, इधर सुना ध्यान से, इधर सुना ध्यान से। अब ये जो आज हम टर्म करने जा रहे हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय एफओबी प्राइस, सीआईएफ प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस और एफएएस प्राइस, ये 4 प्राइस आज हमें देखने हैं। और ये 4 प्राइस हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम कस्टम में, प्लीज ध्यान सुना, जब हम कस्टम में चैप्टर करेंगे वैल्यूएशन वाला, जब हम कस्टम में वैल्यू निकालना सीखेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, जब हम कस्टम में वैल्यू निकालना सीखेंगे तो उस वैल्यू निकालने के लिए हमें प्राइस चाहिए होंगे। तो अगर हमें यही नहीं पता होगा इन प्राइस का मतलब क्या है, हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन ये निकल के आ रहा है कि अगर एफओबी प्राइस की बात होगी, एक्स फैक्ट्री प्राइस की बात होगी, एफएएस की प्राइस की बात होगी और सीआईएफ प्राइस की बात होगी, इन चारों का मीनिंग क्या है आज हम वो समझने जा रहे हैं। और मैं पूरी क्लास से रिक्वेस्ट करूंगा जी, चाहे वो बच्चे प्रोफेशनल वाले हों, चाहे वो बच्चे एग्जीक्यूटिव वाले हों, अब बिल्कुल शांत चित मन से बैठना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई चैट बॉक्स में चैटिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपने सही ढंग से नहीं किया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आपको आने वाली है। क्योंकि इस प्राइस के बिना आप वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, और दूसरी बात, इस प्राइस के बिना हमारा कस्टम काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कस्टम में जो भी कैलकुलेशन होगी ना वो होगी ही इन 4 प्राइस के बेस पे। तो अगर आपने चारों प्राइस पहले सुने हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुने हुए ना तो हर बच्चा सुन के भी जाएगा और समझ के भी जाएगा। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब हम स्टार्टिंग करते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस से, कर देंगे एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है। सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ जी। आपके सामने यहां पे ना एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है जी। ये आपके इंडिया की बेसलाइन है, ये आपका पानी है, ये मान लो यूएसए का कस्टम पोर्ट है, मतलब ये बाहर वाली कंट्री का कस्टम पोर्ट है, और ये एक्सपोर्टर की प्रीमाइसिस है जो बाहर से वो सामान भेज रहा है, जो बाहर से वो सामान भेज रहा है। इधर सुना ध्यान से, इस प्राइस को ना, इस प्राइस को थोड़ा हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राइस प्रैक्टिकली काम कैसे करता है, मतलब प्रैक्टिकली इस प्राइस को हम कैसे देखते हैं जी। अब एक बात में सोच के बताना, एक बात में सोच के बताओ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक दोस्त है, तो मेरे दोस्त का ना काम है फॉर एग्जांपल मोबाइल का, मतलब मोबाइल रखता है, चार्जर रखता है, पावर बैंक रखता है, सेल रखता है, रिमोट रखता है, मतलब मेरे दोस्त का ये काम है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला, विवेक भाई तेरे बैचेस कब खत्म होंगे? मैं कहा बस बैचेस ना मेरे ना जुलाई एंड में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगस्त में बच्चों के एग्जाम है, और रेगुलर बैच भी मेरे जुलाई एंड में ख़त्म होंगे, और जुलाई एंड तक मेरी सारी रिवीजन क्लास भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर बच्चों ने अपनी मेहनत करनी है, मैं अपनी मेहनत कर लूँगा, तो उसके बाद ना मेरी मतलब मैं फ्री हो जाऊँगा। तो कह रहा भाई अगर फ्री हो जाएगा तो ऐसा करते हैं यूएस से घूम के आते हैं, यूएस चलेगा मेरे साथ? मैं कहा यूएस चलेगा? मैं कहा क्यों भाई? कहते यार मेरे को ना वहाँ पे काम है भाई, जो ये पावर बैंक यहाँ पे 1000 रुपये का मिलता है, वो पावर बैंक वहाँ पे 200-250 रुपये का मिल जाता है। मैंने सुना है कि यूएसए में ना पूरी मार्केट है, वहाँ पे पावर बैंक बहुत सस्ते मिलते हैं, और जो सेल चार्जिंग वाले सेल होते हैं यहाँ पे बहुत महंगे हैं, यूएसए के अंदर सेल बहुत सस्ते होते हैं। तो मैंने कहा यार चल बात तो तू सही कह रहा है कि आराम से मैं भी जुलाई के एंड में फ्री हो जाऊंगा और 15-20 दिन फ्री रहूंगा। तो ऐसा करता है कोई बात नहीं भाई, अगर तेरे को सामान लेना है वहाँ पे तो सामान लेने चलिए, और मैं भी साथ चल लूंगा जी। अब ध्यान सुना, हुआ क्या, मान लो हम दोनों का ना प्रोग्राम बन गया कि हम जाएंगे यूएस। बच्चा कह रहा है ओ माई गॉड सर आप हमें नहीं लेके जा सकते? तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम फटाफट से एग्जाम क्लियर करो, तुम जहाँ कहोगे तुम्हें वहीं लेके जाऊंगा। तुमने गोया जाना है गोया चलेंगे, तुमने कहीं भी जाना है जहां तुम्हारा मन करेगा ना सर वहीं घूमने लेके जाऊंगा। तुम बस एक बार अच्छे अच्छे नंबर ले आओ,
पार्टी मेरी तरफ से होगी जी, ठीक है। इधर सुना ध्यान से, नालायकों पहले एग्जांपल सुनो। मतलब बच्चा ना बीच में पहले अपने आप को लाएगा कि हाय राम हम कब जाएंगे, मतलब एग्जाम्पल नहीं सुनना, एग्जाम्पल की सारी ऐसी कर देनी है। इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्त ने कहा भाई चलेगा, मैं कहा बिल्कुल चलूंगा। मान लो हमने टिकट बुक करा ली, फॉर एग्जांपल 1 अगस्त के हमने टिकट बुक करा ली। अब 1 अगस्त की जब हमने टिकट बुक कराई तो वो वहां पे क्यों जा रहा है, फॉर एग्जांपल पावर बैंक लेने जा रहा है, वहां पे सेल लेने जा रहा है, और वहां पे मान लो रिमोट है, रिमोट लेने जा रहा है, पूरी मार्केट बनी है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहां पे बहुत सस्ता सामान मिलता है। अब हम यहाँ पे 1 अगस्त को निकले, मान लो 1 अगस्त की शाम को वहां पे पहुंच गए, हमने शाम को वहां पे रेस्ट किया। 2 अगस्त को जिस दिन मेरा बर्थडे है, सर 2 अगस्त को आपका बर्थडे है, आपको पता नहीं, उस दिन नेशनल हॉलीडे होता है नालायक, ये तो सबको पता होना चाहिए। 2 अगस्त को मेरा बर्थडे है। अब 2 अगस्त को मान लो यूएस में ना एक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहां पे गए। बहुत ध्यान सुना एग्जांपल को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुना एग्जांपल को। तो वहां पे एक मार्केट है, वहां पे गए जी। तो वहां पे ना एक दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि मतलब मोबाइल होलसेल शॉप या मोबाइल स्पेयर पार्ट्स होलसेल शॉप, मतलब इस तरह से एक बोर्ड लगा हुआ था। तो हम उस दुकान पे गए, तो उस दुकान पे जाने के बाद तो हमने वहाँ पे प्राइस पूछना स्टार्ट किया। तो हमने वहाँ पे प्राइस पूछा, मैं कहा सर पावर बैंक, मतलब उसने, मेरे दोस्त नहीं पूछा क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, मेरे दोस्त ने पूछा कि सर पावर बैंक मिल जाएगा, तो उसने कहा पावर बैंक बिल्कुल मिल जाएगा। उसने कहा सर पावर बैंक कितने का है, उसने कहा देखो अगर आप 10,000 पीस, बहुत ध्यान सुना, कि अगर आप 10,000 पीस पावर बैंक के लोगे तो पावर बैंक आपको 800 रुपये का पड़ जाएगा। आप अगर 10,000 पीस 800, मतलब 10,000 पीस पावर बैंक के लोगे तो पावर बैंक आपको 800 रुपये का पड़ जाएगा। और ध्यान सुना, अगर आप इससे कम लोगे तो यही पावर बैंक आपको 1,500 रुपये का पड़ेगा। और जो पावर बैंक मुझे वहां 1,500 का पड़ रहा है नॉर्मल, 800 रुपये का इकट्ठा लेने पड़ रहा है, वही पावर बैंक इंडिया में 4,000 रुपये का है। मतलब वही सेम पावर बैंक इंडिया में 4,000 रुपये का है। अब मैंने कहा यार बड़े प्राइस का फर्क है यार, मतलब यार, मतलब मान लो मेरे दोस्त का नाम था राजू, मैं कहा राजू यार बहुत फर्क है यार। मैं कहा भाई साहब 4,000 रुपये का पावर बैंक मिलता है और यहाँ तो 1,500 का पावर बैंक कह रहे हैं और 800 रुपये का पावर बैंक कह रहे हैं कि अगर तूने 10,000 पावर बैंक लेने हैं। मैं कहा एक बात बता, तूने पावर बैंक लेने कितने हैं? कह रहा यार पावर बैंक तो ना मेरे को 500-600 ही लेने हैं, तो बट 1,500 रुपये का प्राइस है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अगर सस्ता हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं, पूछ ले एक बार, अगर पूछ ले भाई 1,500 से अगर कुछ डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि देख 800 का तो प्राइस पड़ेगा नहीं। 800 का प्राइस कब पड़ेगा? अगर 10,000 पावर बैंक इकट्ठे लेगा। तूने 10,000 पावर बैंक लेने नहीं, तूने 400-500 लेने हैं, तो 1,500 वाले में कुछ देख ले अगर बात करता है, नहीं तो फिर हमें लेने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि सर अगर 1,500 में कोई डिस्काउंट हो जाए, उसने कहा सर बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं है, हमारा प्राइस फिक्स है, 1,500 रुपये का प्राइस लगेगा। अगर आपको एक पावर बैंक या 2 पावर बैंक या 500 या 1,000 कितने भी लेने, मतलब 10,000 से अगर कम पावर बैंक लेने हैं तो 1,500 रुपये का है, अगर 10,000 पावर बैंक लेने हैं तो 800 रुपये का है। चलो जी, अब वहां पे ना मान लो मैंने उसको बोला, दोस्त को बोला, मैं कहा तो 2 मिनट बाहर आ। अब जैसे ही बाहर गए ना, मैंने उससे डिस्कशन की, मैं कहा तू सही बता तुझे कितने पावर बैंक चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितने पावर बैंक तू ले सकता है। कह रहा देख यार विवेक, मैं ना पावर बैंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब अगर मैं अपना बियॉन्ड देखूं, अगर मैं अपना देखूं मतलब मेरे पास कितने पैसे हैं, तो मैक्सिमम मैं 2,000 पावर बैंक ले सकता हूं, 2,000 से ऊपर पावर बैंक नहीं ले सकता। मैं कहा चल अब चलियो। मैं कहा तू मत बोलियो, बस मैं तुझे 2,000 पावर बैंक ही तुझे 800 में दिलवाऊंगा। कह रहा भाई कैसे दिलवा देगा 2,000 पावर बैंक 800 में, पागल थोड़ा बैठे अंदर वाले। कह रहा भाई वो कितने लोग यहाँ पे आते हैं और ऐसे कर। मैं कहा तू चिंता मत, तू टेंशन मत ले, सिर्फ बोलूंगा मैं, तो सिर्फ वहां पे सुनियो और मैं बोलूंगा, और मैं 2,000 पावर बैंक ही तुझे 800 रुपये के दे रहा हूँ, तूने बोलना नहीं है। उसने कहा ठीक है जी, मुझे कोई दिक्कत थोड़ा है, मेरे को तो फायदा है, बल्कि बहुत फायदा है भाई। अगर 1,500 रुपये का है और मिलेगा 800 रुपये का, 700 रुपये का पावर बैंक और सस्ता मिलेगा, और वही पावर बैंक जब इंडिया में 5,000 रुपये का बिकेगा, 6,000 रुपये का बिकेगा, कितना प्रॉफिट होगा जी। अब सुना ध्यान से, हुआ क्या, मैं उस दुकान के अंदर गया, तो मैं कहा साहब पावर बैंक बताओ फिर कितने का। कह रहे आपको बताया है 1,500 रुपये का पावर बैंक पड़ेगा अगर 10,000 से कम लेने हैं, अगर 10,000 पावर बैंक लेने हैं तो आपको फिर ये पावर बैंक पड़ेगा 800 रुपये का। मैं कहा 10,000 तो कोई क्वांटिटी नहीं है सर। मैं कहा 10,000 आप पे कोई क्वांटिटी है। मैं कहा सर आपको शायद पता नहीं है, इंडिया में हमारी बहुत बड़ी दुकान है और हमारा बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। 10,000 तो 10,000 पावर है, 10,000 पावर बैंक तो एक हफ्ते में हम खत्म कर देते हैं। मैं कहा सर हमारा कम से कम लोट है 1 लाख पावर बैंक का। और दोस्त भी हंस रहा, कह रहा 1 लाख पावर बैंक का नालायक कैसे कैसे बातें कर रहा है। मैं कहा चुप रह, बस तू चुप रह, सुनता रह, बात नहीं। मैं कहा सिर्फ बातें सुनता रह। मैं कह रही पावर बैंक वैसे तो हमने 1 लाख लेने हैं साहब, वो तो आज हम यहाँ पे आए थे तो मतलब अब हमारी दुकान है। मैं कहा चलो एक बार ऐसा ट्राई कर लेते हैं, और होगा क्या भाई, सुना है भाई यूएस में मतलब यूएस के पावर बैंक जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो थोड़े बहुत सैंपल ले जाते हैं। अब अगर आप हमें थोड़े बहुत सैंपल दोगे, हम जाते ही ये ऑर्डर बुक करवा देंगे, जाते ही ऑर्डर बुक करवा देंगे, और जैसे ही सैंपल ये मतलब चल गया, हमने फिर 1 लाख पावर बैंक क्या 2-2 लाख पावर बैंक जाएंगे। तो कह रहे नहीं नहीं सर, ऐसे 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 कस्टमर बहुत आते हैं हमारी दुकान पे, पागलपंती मत करो। अगर 10,000 पावर बैंक अभी लेने हैं तो प्राइस 800 पड़ेगा, नहीं तो 1,500 ही प्राइस पड़ेगा।
मैं कहा सर फिर ये तो कस्टमर को खराब करने वाली बात हो गई। मैं कहा देख लो सर, आपको पता नहीं है हमारी वहाँ बहुत बड़ी दुकान है और लाख लाख पावर बैंक तो हम ऐसे लेते हैं, और मिलियन पावर बैंक लेते थे, चाइना से मंगाते थे। अब जैसे मैंने बोला चाइना से मंगाते थे, तो उसने कहा चाइना से मंगाते थे। मैं कहा हाँ भाई, वहाँ पे पावर बैंक के 700-800 का मिल जाता है, हमारी दुकान वहाँ पे पक्की थी, वो तो हम घूमने के लिए आए, तो मेरे दोस्त ने कहा भाई यहाँ पे भी एक मार्केट है, यहाँ मार्केट देख लेते हैं, अब अगर आपको देना है तो बताओ। और हमारा लाख लाख का ऑर्डर जाता है सर, ये 10,000 तो कुछ भी नहीं है। अभी तो हम 2,000 पावर बैंक लेंगे सिर्फ सैंपल के लिए, ताकि कस्टमर को दिखाएं, अगर कस्टमर को बढ़िया लगेगा कल ही ऑर्डर कर देंगे लाख पावर बैंक का। आप कहोगे नज़ारे आ गए जी। तो उसने सोचा, उसने कहा अच्छा, उसने कहा ऐसा करो देखो फिर 2,000 पावर बैंक अगर एज ए सैंपल लेके जा रहे हो तो हम ना फिर आपको 1,000 रुपये कर देंगे। मैं 1,000 की बात नहीं है सर, मैं कहा देखो प्राइस फिक्स करो, फिक्स प्राइस करो, क्योंकि जाते फिर हमारे पास टाइम थोड़ा होगा, हमारे पास इतना काम है, इतना काम है, हम तुम्हारे चक्कर में कहाँ पड़ रहेंगे भाई, हमें सिंपल सी बात है, हमारे पास वहाँ टाइम ही नहीं होता। मैं कहा पावर बैंक लगाना है तो 800 रुपये का लगाओ, और लाखों पावर बैंक के ऑर्डर आएंगे, बताओ 2,000 सैंपल दे दो बस हमें। और उस पर्सन ने बहुत सोचा, कह रहा लाखों पावर बैंक आएंगे हर हफ्ते के, ये तो कह रहे इनका बहुत मोटा काम होगा, चाइना के पास से लेते हैं, चाइना के कस्टमर खराब हो जाएंगे, ऐसा करते हैं पावर बैंक हम दे ही देते हैं। कह रहा ठीक है भाई साहब, कह रहा ठीक है भाई साहब, ये ना 2,000 पावर बैंक, ये 2,000 पावर बैंक मैं तुम्हें 800 रुपये के दे रहा हूँ, और प्लीज प्राइस डिस्क्लोज मत करना, इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि तुम हमें अच्छे कस्टमर लग रहे हो, और तुम कह रहे हो कि लाखों तुम्हारे ऑर्डर होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो तुम सैंपल के तौर पे 800 रुपये का ले जाओ। मैंने आंख मारी उसको, अपने दोस्त को, मैं कहा ले 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 ले, अब मेरे को 700 रुपये दे, 1,500 का लेके जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ 800 रुपये का दिलवाया। मैं कहा तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले, अभी मैं कहा तू रुक, अभी तू रुक। कह रहा भाई अब क्या करेगा, मैं कहा रुक तो जा। मैं कहा 800 रुपये का ये पावर बैंक हो गया, मैं कहा 800 मल्टीप्लाई 2,000, तो मतलब मेरे ख्याल से 1,60,000 रुपये की पेमेंट हो गई है, 1,60,000 रुपये की पेमेंट हम कर देंगे। अच्छा अब जैसे 800 पावर बैंक लिए, जैसे ही 800 पावर बैंक लिए, तो मैं कहा ठीक है जी, हम ना अपना जा रहे हैं, हम अपना इंडिया जा रहे हैं, तो ये पावर बैंक ना फिर आप भिजवा देना, ये पावर बैंक ना हमारे कस्टम पोर्ट पे भिजवा देना, हमारे कस्टम पोर्ट पे भिजवा देना। प्लीज ध्यान सुना रही, मैंने क्या बोला, अपने कस्टम पोर्ट पे नहीं, हमारे इंडिया वाले कस्टम पोर्ट पे भिजवा देना, हम वहां से पावर बैंक क्लियर करवा लेंगे। मेरी बातों को ध्यान सुना, मैंने क्या बोला कि हमारे 2,000 पावर बैंक हमारे कस्टम पोर्ट पे क्लियर करवा देना, हम वहां से इस पावर बैंक को क्लियर करवा लेंगे, मतलब वहां पे बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देंगे, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे कर देंगे, और ये पावर बैंक घर लेके आ जाएंगे। अब जैसे ही मैंने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं कि ये पावर बैंक हमारे इंडिया वाले पोर्ट पे पहुंचा देना, तो कह रहा हेलो हेलो हेलो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आर यू मैड। उसने अब यूएस से ऑब्वियस बात इंग्लिश बोलेंगे, कह रहे आर यू मैड। मैं कहा नो आई एम नॉट मैड। कह रहे हरकतें तुम वैसे ही कर रहे हो, पागलों वाली हरकतें कर रहे हो। मैं कहा पागलों वाली हरकतें कर रहे हो मतलब? मैं कहा भाई इंडिया में लेके जाएंगे तो कस्टम पोर्ट से ही जाएंगे ना, हम कैसे साथ में लेके जाएंगे। कह रहे भाई कस्टम पोर्ट से जाएंगे, ये जो 800 रुपये का प्राइस हमने बोला है ना, ये 800 रुपये का प्राइस फैक्ट्री का प्राइस है। अगर तुम कहोगे ना, अगर तुम कहोगे कि ये पावर बैंक यहां पड़े हैं, इस पावर बैंक को उठा के यहां भी रख दो, हमारी लेबर वो भी रखेगी भैया। इसमें ये 800 रुपये का प्राइस एक्स फैक्ट्री प्राइस है, मतलब अगर तुम्हें यहां से पावर बैंक उठा के लेके जाने हैं तो 800 रुपये का प्राइस होगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो उसने 800 रुपये प्राइस मुझे कोट किया, दैट इज एक्स फैक्ट्री प्राइस। मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस मींस क्या होता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स फैक्ट्री प्राइस? मतलब एक्सपोर्टर की प्रीमाइसिस पे जो प्राइस था, सर जो सामान एक्सपोर्ट करने वाला है उसकी प्रीमाइसिस पे जो उस सामान का प्राइस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स फैक्ट्री प्राइस बोलेंगे। तो उसने कहा भाई साहब ये ना 800 रुपये का प्राइस ना फैक्ट्री का है, चुप करके यहां से उठा के लेके जाओ, हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप अच्छे कस्टमर हो, आपने कहा लाखों पावर बैंक बिकते हैं तब करके मैंने 800 रुपये का दिया, नहीं तो हम 800 रुपये का देते नहीं है। तो फिर वही मैंने अपना बोलना स्टार्ट किया, मैं कहा वाह भाई वाह बहुत बढ़िया। मैं कहा मान गए, हमने सुना था यूएसए वालों का बड़ा दिल होता है, मतलब हम तो सोचते थे बार बार यहाँ पे आएंगे हम पक्के कस्टमर बन जाएंगे, तुम तो वही बात कर दी। मैं कहा मतलब ये 200-400 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन के पीछे, ये इतनी सी ट्रांसपोर्टेशन के पीछे तुम ये बात कर रहे हो, छोटी छोटी बातें कर रहे हो। कह रहा भाई साहब तुम चाहते क्या, पहले तुमको ये बताओ। मतलब तुमने पहले हमें इमोशनल करके लाखों पावर बैंक दिखा के तुमने 800 रुपए का पावर बैंक ले लिया, अब तुम कह रहे हो कि ये पावर बैंक हमारा वहां भिजवाओ। सर वो कैसे होगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, लोडिंग खर्चे हैं, अनलोडिंग खर्चे हैं, वो सारे हम कैसे बियर करेंगे? हम इतना कर सकते हैं, ये पावर बैंक जो है ना ये अपने पोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। उसने क्या बोला, दोबारा सुना, उसने क्या बोला? हम इतना कर सकते हैं, ये पावर बैंक हम अपने पोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं,
एक्सपोर्टर क्या कह रहा है, यूएस वाला क्या कह रहा है कि हम इतना कर सकते हैं, ये पावर बैंक हम अपने पोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। मेरे बच्चे मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मे भी आपको थोड़ी बहुत बातें मुश्किल लग रही होंगी अगर आपने कस्टम पहले सही ढंग से नहीं पढ़ा, या अगर पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पढ़ा है बट सही ढंग से नहीं पढ़ा तो मे भी आपको बातें टेक्निकल लग रही होंगी, बट अगर टेक्निकल बातें पढ़ोगे तब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होंगे। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इमेजिन करवाने की, तभी मैंने डायग्राम बनाया जी। तो रट के मत चलना, इमेजिन करो कि आप भी मेरे साथ यूएस में हो, हम सब मिलकर पावर बैंक लेने हैं, यूएस वाले हमसे क्या बात कर रहे हैं उसके बेस पर अगर इमेजिन करके चलोगे बिल्कुल आसान बन जाएगा, बिना देखे प्रोविजन लिख पाओगे आप। तो मैंने क्या बोला, उसने कहा जी इतना कर सकता हूं कि ये पावर बैंक मैं अपने पोर्ट तक भिजवा सकता हूं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अब सर एक बात मैंने सोच के बोलना, उसके बाद एक बात सोच के बोलना, ये उसकी फैक्ट्री है, ध्यान सुना जी, ये उसकी फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री से सामान उसके पोर्ट तक जाएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बार यहां पे देखना जी, एक बार यहां पे देखना, इधर देखो ध्यान से, ये उसकी फैक्ट्री है, ये उसकी फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री से सामान उसके पोर्ट तक जाएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो अब ये पावर बैंक है, ये पावर बैंक है, वो फॉरेन पोर्ट है, वो फॉरेन पोर्ट है, तो फॉरेन पोर्ट ये है, ये उसकी फैक्ट्री है। अब यहां से सामान उसके पोर्ट तक जाना है, तो रास्ते में क्या क्या खर्च होंगे मेरे बजट, बोलो कोशिश करो, रास्ते में क्या खर्च होंगे, रास्ते में खर्च होंगे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, इंश्योरेंस कॉस्ट आएगी, और जो भी उस एरिया के लोकल टैक्सेस होंगे वो भी एप्लीकेबल होंगे। तो गवर्नमेंट कहते हैं विवेक जितना उसका एक्स फैक्ट्री प्राइस होगा, मतलब जो उसका एक्स फैक्ट्री प्राइस होगा, उस एक्स फैक्ट्री प्राइस में ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये इंश्योरेंस कॉस्ट और जो लोकल टैक्सेस होंगे, इनको ऐड करने के बाद जो यूएसए पोर्ट पर प्राइस बनेगा, उस प्राइस को हम बोलेंगे FAS प्राइस। FAS का मतलब होता है फ्री अलोंग साइड। मतलब फ्री अलोंग साइड का मतलब क्या होता है, फ्री अलोंग साइड मतलब अब ये एक्सपोर्टर कह रहा है कि मैं इस सामान को फ्री अलोंग साइड रखवा दूंगा। फ्री अलोंग साइड का मतलब हमारे पोर्ट तक फ्री, भाई हमारे पोर्ट तक फ्री है, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। भाई 800 रुपए जो तुमने पे किए हैं, इसी में ही वो तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान लूंगा, इसी में ही तुम्हारा इंश्योरेंस मान लूंगा, और इसी में ही जो लोकल टैक्स होंगे वो मान लूंगा। मतलब एक्चुअल में फिर 800 रुपए एक्स फैक्ट्री प्राइस नहीं बना, 800 रुपए एक्स फैक्ट्री प्राइस नहीं बना। क्यों? क्योंकि अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, इंश्योरेंस भी है, लोकल टैक्स भी है। मान लेते हैं, अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो, मान लो रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन जो है 50 रुपए है, इंश्योरेंस 50 रुपए, लोकल टैक्स 50 रुपए, 150 रुपए, तो इट मीन एक्स फैक्ट्री प्राइस फिर हमारा 800 नहीं है, इसमें अगर 150 माइनस कर दूंगा तो एक्स फैक्ट्री प्राइस मेरा कितना बनेगा, 650। बस ये बात ध्यान देना। तो मेरे बच्चे कहना पता है मैं क्या चाह रहा हूं, सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन में एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया होगा और अगर वो ये बोले कि एक्स फैक्ट्री प्राइस से फ्री अलोंग साइड प्राइस पर जाओ, तो क्या करोगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस में रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते का इंश्योरेंस, रास्ते के लोकल टैक्स ऐड करोगे, तुम्हारा FAS प्राइस निकल के आ जाएगा। और मेरी फैमिली का रटने वाला बच्चा ध्यान दे रही, मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बात ध्यान दे, जो ट्रांसपोर्टेशन ऐड करनी है, जो इंश्योरेंस ऐड करनी है, सोच के बोलना, क्या फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक जाने की ट्रांसपोर्टेशन ऐड करनी है? सर अगर मुझे, इधर देखो ध्यान से, अगर मुझे एक्स फैक्ट्री प्राइस से FAS प्राइस तक जाना है, तो जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन ऐड करनी है, क्या फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक जाने की ऐड करनी है, या एक्सपोर्टर की प्रीमाइसिस से फॉरेन पोर्ट तक जाने की ऐड करनी है? तो मेरे बच्चे, एक्सपोर्टर की प्रीमाइसिस से फॉरेन पोर्ट तक जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो FAS प्राइस के अंदर ऐड होगी। बस ये बात ध्यान देना। अच्छा, अब समझ आया सर मैंने, आप यो कहना चाह रहे कि मतलब FAS प्राइस जो है, FAS प्राइस में अगर हम उसकी प्रीमाइस से एक्सपोर्टर की प्रीमाइस, मतलब एक्सपोर्टर का जो पोर्ट होगा, फॉरेन पोर्ट जो होगा, वहां तक की ट्रांसपोर्टेशन, वहां तक के इंश्योरेंस, वहां तक के लोकल टैक्स ये ऐड करेंगे। आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस, ये बात ध्यान देना। अच्छा अब एक बात बताओ जी, अब एक बात बताओ, उसकी प्रीमाइस से अब ये सामान कहां पे आ गया? सर आंसर नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ध्यान रखना। और आप ये मत सोचना कि प्रीमियर चल रहा है, मैं आपके चैट नहीं देख रहा, मैं सब बच्चों को चैट देख रहा हूं। और मैंने पहले भी कहा था ना, पहले दिन बच्चा था 650, सेकंड डे हो गया 500 500, आज हो गया 450 400 350, फिर मतलब ऐसे करते करते 200-250 बच्चा रह जाएगा। तो इससे मुझे पता लगता है कि आप कितनी शिद्दत से पढ़ते हो, इससे मुझे पता लगता है सर आप कितनी शिद्दत से पढ़ते हो। मतलब एक टीचर डे बाय डे, डेली, इवन मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर टीचर की बात कर रहा हूं, मेहनत कर रहा है। आपको लगता है कि चलो भाई पहले दिन जाएंगे उसके बाद नहीं जाएंगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है सर। देखो अगर आप सारी क्लास सही ढंग से अटेंड नहीं करोगे, दिक्कत मुझे नहीं है, मुझे तो एक बच्चे के भी लिए क्लास डालनी है, बट आपके रिजल्ट में दिक्कत आ जाएगी।
अब सोच के बोला, जिस बच्चे को यही नहीं पता है 4 प्राइस होते हैं वो क्वेश्चन क्या सोल्व करके आएगा सर। और मेनली सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चा कस्टम को लाइटली लेके जाता है, पेपर उसमें ऐसा बनता है, फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। और फिर कस्टम के 6 क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे बाहर आके पता क्या बोलते हैं, अरे भाई समझ नहीं आया कस्टम के क्वेश्चन कहां से थे। समझ में आएगा कैसे, समझ में आएगा कैसे अगर सही ढंग से पढ़ा ही नहीं होगा, ऊपर ऊपर से तोते उड़ा दिए होंगे तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया भाई एफएएस प्राइस है, उससे आप मतलब एफएएस प्राइस है उससे आप एफओबी प्राइस पर जाओ, एफओबी प्राइस है सीआईएफ प्राइस पर जाओ, एफएएस से सीआईएफ पे जाओ, कैसे जाओगे आप। मतलब अगर यही नहीं पता कि इन चारों प्राइस का मीनिंग क्या होगा तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर सकते। तो मुझे फटाफट से बोलो जी पहला प्राइस क्या निकल के आ रहा है, जल्दी बोलो पहला प्राइस क्या निकल के आ रहा है, पहला प्राइस क्या निकल के आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखो पहला प्राइस हमारा क्या है, एक्स फैक्ट्री प्राइस। दोबारा बोलो एक्स फैक्ट्री प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस मींस क्या हो गया कि एक्सपोर्टर की प्रीमाइस पे जो प्राइस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस बोलेंगे। अच्छा अब ये सामान पड़ा यहां पे, ध्यान सुना, अब ये सामान पड़ा यहां पे, यहां से यहां तक सामान आ गया। अब अगर यहां से यहां तक सामान आया तो ट्रांसपोर्टेशन ऐड हुई, इंश्योरेंस ऐड हुई, लोकल टैक्स ऐड हुए, तो ये बन गया एफएएस प्राइस। अब मेरे हाथ में एफएएस प्राइस है। अब अगर एफएएस प्राइस से एफओबी प्राइस पर जाना है तो एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि हमारे पोर्ट पर जो वेसल खड़ा है, हमारी पोर्ट पर जो वेसल खड़ा है उस वेसल पे मैं सामान चढ़ा दूंगा, उस वेसल पे मैं सामान चढ़ा दूंगा, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। किसकी, मतलब विवेक की और राजू की जो वहां पे सामान लेने आए हैं। तो मुझे मिस्टर, मान लो उसका नाम जेम्स था, मिस्टर जेम्स ने बोला कि मैं तुम्हारा सामान फॉरेन पोर्ट पे जो शिप होगा वहां तुम्हारा सामान चढ़वा दूंगा, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अब सोच के बोलना सर, अब जो ये मेरा एफएएस प्राइस निकल के आया, अभी एफएएस प्राइस में क्या हो रहा है कि सामान मेरा फॉरेन पोर्ट पे पड़ा है। सामान मेरा कहां पे है, फॉरेन पोर्ट पे है। अब अगर मान लो ये फॉरेन पोर्ट है और फॉरेन पोर्ट पे यहां पे ना एक वेसल खड़ी है, ऐसे करके वेसल खड़ी है, यहां पे ऐसे करके वेसल खड़ी है फॉरेन पोर्ट पे, और सामान मेरा कहां पे, पोर्ट पे है। तो गवर्नमेंट कहते हैं विवेक, इस पोर्ट से, ये पोर्ट से, ये पोर्ट है ना, इस पोर्ट से इस वेसल पे जब सामान लोड होगा, इसके जो भी लोडिंग चार्जेस होंगे, इसके जो भी लोडिंग चार्जेस होंगे, तो एफएएस प्राइस में अगर तू ये लोडिंग खर्चे ऐड कर देगा ना तो तेरा एफओबी प्राइस निकल के आ जाएगा। मतलब जो तेरा एफएएस प्राइस है, जो तेरा एफएएस प्राइस है, उस एफएएस प्राइस में तू जो लोडिंग खर्चे होंगे, मतलब होगा क्या भाई, हाँ भाई यहां से सामान उठा के ये वेसल में रखना पड़ेगा। अब सोच के बोलना जी, यहां पे मैंने लेबर बुलाई, मैंने कहा लेबर ये 2000 पावर बैंक है, फटाफट से इसको इस वेसल में लोड कर दो, फटाफट से इसको इस वेसल में लोड करो। अब उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, यहां से उठाकर ये लोड 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 किया, और मेरे को बाद में कहते रही 1000 रुपए लोडिंग चार्जेस हो गए या 2000 रुपए या 200, मतलब जो भी उसने लोडिंग चार्जेस लिए। तो एफएएस प्राइस में जब मैं लोडिंग चार्जेस ऐड कर दूंगा तो मेरा एफओबी प्राइस निकल के आएगा, उसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। और फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है सर, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि फॉरेन, मतलब फॉरेन पोर्ट पे जो वेसल है वहां तक के सारे खर्चे इस प्राइस में ऐड हो चुके हैं। मतलब हम यहां पे अब फ्री कर रहे हैं, इसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, ये वाला वेसल खड़ा है जी, ये वाला वेसल खड़ा है, देखो मैंने क्या लिखा है, ऑल द एक्सपेंडिचर अप टू दिस पॉइंट, ऑल द एक्सपेंडिचर अप टू दिस पॉइंट विल बी इंक्लूडेड इन एफओबी प्राइस। मतलब यहां तक के सारे खर्चे होंगे वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे, एफओबी प्राइस के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब एक बात मैंने सोच के बताओ जी, अब यहां से ये सामान जाना है इंडियन पोर्ट पे, यहां से ये सामान जाना है इंडियन पोर्ट पे। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, इधर देखना ध्यान से। अब अगर ये सामान मान लो यहां से ना, ये फॉरेन पोर्ट है जी, मान लो फॉरेन पोर्ट है, अब यहां से ना मान लो वो सामान वहां जाना है, यहां से सामान वहां जाना है। अब सोच के बोला यहां पे एफओबी प्राइस निकल क्या, क्योंकि मैं वेसल हूं, यहां तक का प्राइस मेरा क्या हो गया, एफओबी हो गया। अब यहां से अगर सामान वहां जाना है तो बीच में खर्चे कौन कौन से होंगे, सोच के बोला। अगर ये वेसल यहां से ये सामान ऐसे लेके जा रही है, ये सामान ऐसे लेके जा रही है, तो क्या रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन, अपने बोल दो, क्या रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा नहीं होगा, यस होगा। क्या इस सामान का इंश्योरेंस होगा नहीं होगा, यस होगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर एफओबी प्राइस में रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन जोड़ दोगे, अगर एफओबी प्राइस में रास्ते का इंश्योरेंस जोड़ दोगे तो तुम्हारा प्राइस निकल के आ जाएगा सीआईएफ प्राइस। तो सर सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। नाम से पता लग रहा है मेरे बच्चे, नाम से पता लग रहा है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, मतलब इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगा, फ्रेट भी इंक्लूड होगी, उसके बाद जो प्राइस निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीआईएफ प्राइस। बस ये बात ध्यान दो। अब प्लीज ध्यान सुना, अब आप फिर गलती करोगे।
अब यार फिर गलती करके मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी। अब यहाँ पे ये मेरा पोर्ट आ गया जी, यहाँ पे ऐसे वेसल खड़ा है, ये इंडियन पोर्ट है। एक बार सोच के बोलना जी, अब ये इंडियन पोर्ट है, इस पोर्ट पे वेसल खड़ा है, ये वेसल पे सामान पड़ा हुआ है, ये वेसल पे सामान है। अब सोच के बोलना, इस सामान को क्या इस इंडियन पोर्ट पे अनलोड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हाँ या ना बोल दो। क्या इस सामान को इस पोर्ट पे अनलोड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, इस सामान को अनलोड करने के क्या होंगे? अनलोडिंग चार्जेस होंगे। सर फॉरेन पोर्ट पे लोड करने के लोडिंग चार्जेस थे, इंडियन पोर्ट पे उस सामान को अनलोड करने के अनलोडिंग चार्जेस होंगे। मेरे बच्चे रटो मत, ये सिर पे ना पट्टियां बांधने की जरूरत नहीं है। देखो मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली इमेजिन करा पाऊं। देखो जो बच्चा प्रैक्टिकली सोच रहा है, वैसे इमेजिनेशन आपकी बहुत जबरदस्त है, मुझे पता है। और अगर कोई बच्चा अपनी इमेजिनेशन पूरी यूज कर रहा है, मैं सही बता रहा हूं, बच्चों वाली गेम है। और अगर रट के चलोगे, कई बच्चे रटने वाले हैं, सुनो देखो पता है वो क्या कैसे रट रहे हैं। अरे भाई छोड़ ना यार, ये ना विवेक सर की ना, विवेक सर को तो छोड़ मत। यूं याद कर ले तू, यूं याद कर ले कि उसकी फैक्ट्री में जो प्राइस होगा एक्स फैक्ट्री प्राइस है, इसमें ये दो खर्चे ऐड कर दियो, एफएस आ जाएगा, उसमें ये ऐड कर दियो, ये आ जाएगा, उसमें ये ऐड कर दियो, ये आ जाएगा। इस तरह से याद कर ले बोई। ये रटने वाले बच्चे हैं सारे, ये सारे बच्चे महान नालायक हैं, रटने वाली कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो इमेजिनेशन से काम नहीं कर रहे, जो रटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमें याद करना है, बट याद हमें जबरदस्ती नहीं करना। हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझें कि ऑटोमेटिकली याद हो जाए। हम ये क्यों देखें कि हमें ये याद जोड़ने हैं? भाई अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सीआईएफ प्राइस का मतलब क्या है? सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआईएफ प्राइस, है सीआईएफ में क्या ऐड होता है, तो हमारी इमेजिनेशन दौड़नी चाहिए ना कि सीआईएफ का मतलब होता है कि जो इंडिया का पोर्ट होगा, वहां पे जब वेसल खड़ा होगा, वहां तक के सारे खर्चे ऐड करने हैं। भाई सीआईएफ मींस कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, मतलब इंडियन पोर्ट पे जो वेसल है, वहां तक के सारे खर्चे ऐड करो। अब अगर वहां तक के सारे खर्चे ऐड करने हैं, तो एक्चुअल में सीआईएफ कैसे निकलेगा जी? सबसे पहले क्या होगा? एक्स फैक्ट्री प्राइस होगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड करोगे, इंश्योरेंस ऐड करोगे, लोकल टैक्स ऐड करोगे, एफएस आएगा। फिर एफएस मतलब फॉरेन पोर्ट पे सामान आ गया, वहां से सामान लोड करोगे, वहां से सामान लोड करोगे। अब जब वो सामान लोड करोगे तो उसमें लोडिंग खर्च होंगे, एफओबी आ गया। एफओबी से जब वो वेसल आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते का इंश्योरेंस हो गया, वो ऐड करने के बाद क्या निकल जाएगा? सीआईएफ। बताओ ये तो है। क्या रटने की रिक्वायरमेंट है भाई? रटने की रिक्वायरमेंट क्या है? सर अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे ना, तो इतना जबरदस्त एग्जाम्पल है, इसको आप कुछ कह नहीं सकते। और देखो मैंने क्या लिखा है, सीआईएफ का मतलब क्या होता है? ऑल द एक्सपेंडिचर अप टू दिस पॉइंट विल बी इंक्लूडेड इन सीआईएफ वैल्यू। मतलब यहां तक के सारे खर्चे जो होंगे, यहां तक के सारे खर्चे जो होंगे, हमें क्या करने पड़ेंगे? सीआईएफ वैल्यू में ऐड करने पड़ेंगे। ये आपके 4 प्राइस होते हैं जी, ठीक है। अब मुझे फटाफट से एक साथ एक आवाज में पूरी फैमिली बोल दे, ताकि मुझे देख के अच्छा लगे कि वाकई मेरे बच्चे यहां पे रिवीजन करते हैं। फटाफट से बोल दे 4 प्राइस कौन कौन से हैं, जल्दी बोलो 4 प्राइस कौन कौन से नहीं। पहला प्राइस कौन सा हो गया? हाँ नहीं, पहला प्राइस कौन सा हो गया? एक्स फैक्ट्री प्राइस। दूसरा कौन सा हो गया? एफएस हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? एफओबी हो गया। चौथा कौन सा हो गया? सीएफ हो गया। दोबारा बोलो, जल्दी बोलो यार। एक्स फैक्ट्री से एफएस, एफएस से एफओबी, एफओबी से सीएफ। दोबारा बोलो, एक्स फैक्ट्री से एफएस, एफएस से एफओबी, एफओबी से सीएफ। एक्स फैक्ट्री से एफएस, एफएस से एफओबी, एफओबी से सीएफ। एक्स फैक्ट्री से एफएस, एफएस से एफओबी, एफओबी से सीएफ। एक्स फैक्ट्री प्राइस सिंपल सा डेफिनेशन है, और एफएस का मतलब फ्री अलोंग साइड प्राइस, एफओबी का मतलब फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, सीएफ का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट प्राइस। ये आपके 4 प्राइस निकल के आते हैं। अच्छा, क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलोगे? क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलने को तैयार हो? हाँ जी सलूजा साहब, अंजलि सलूजा, क्या गेम खेलने को तैयार हो सारे बच्चे? साक्षी, अमृता, एमी, हर्षित, नमन, विभोर और क्या नाम है, अभिषेक, ठीक है जी। और जितने बच्चे सामने बैठे मेरी फैमिली के प्यारे प्यारे से, क्या आप मेरे साथ गेम खेलने को तैयार हो? बच्चे कह रहे हैं गेम खेलने को पूरा तैयार है। तो ऐसा करता हूं जी, गेम खेलता हूं और आप मुझे बताना 4 प्राइस कैसे, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब यहां पे ना मैं अपनी स्क्रीन पूरी कर रहा हूं जी, यहां पे अपनी स्क्रीन पूरी कर रहा हूं। इधर सुना ध्यान से, इधर सुनना। अब मैं आपको बता देता हूं जी, ये तो एक्सपोर्टर की प्रीमाइस है, जो मुझे सामान भेजेगा जहां पे उसकी दुकान है, ठीक है। इमेजिन करो, इमेजिन करो सर, मैं सही बता रहा हूं। अगर आप इमेजिनेशन करोगे ना, देखना आप कैसे यार आंसर दे पाओगे। आपको खुद अपने पर विश्वास नहीं होगा कि ये आंसर हम दे रहे हैं, वाकई आपको कितनी खुशी होगी आप सोच भी नहीं सकते। ये प्रीमाइस है उसकी जहां से हमने सामान लिया। ये फॉरेन पोर्ट है, ये फॉरेन पोर्ट है, ठीक है। मैं 3 चीजें दिखाऊंगा आपको, 3 चीजें इमेजिन करनी होंगी, 3 चीजें इमेजिन करनी होंगी। सोचो, हम यूएस गए, यूएस में गए, एक दुकान पे गए, ये उसकी दुकान है। इस दुकान से उसके पोर्ट पे सामान जाना है, ये फॉरेन पोर्ट है।
फॉरेन पोर्ट से इंडिया के पोर्ट पे सामान जाना है, ये इंडिया का पोर्ट है, और फिर यहाँ पे मान लो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये बात क्लियर है, ये मेरा घर है, मतलब ये इंडियन पोर्ट, ये मेरा घर, ये फॉरेन पोर्ट और ये उसका घर, ये बात क्लियर। चार चार केस क्लियर हो गए, जल्दी बोलो। ये उसका घर, ये उसका पोर्ट, ये मेरा पोर्ट, ये मेरा घर, ये उसका पोर्ट, ये उसका, नहीं गलत हो गया ना, ये उसका घर, ये उसका पोर्ट, ये मेरा पोर्ट, ये मेरा घर, ये उसका घर, ये उसका पोर्ट, ये मेरा पोर्ट, ये मेरा घर, ये उसका घर, ये उसका पोर्ट, ये मेरा पोर्ट, ये मेरा घर। ये बात क्लियर है। अब मुझे सोच के आंसर देना जी। अब ये मेरा घर, ये उसका घर है, उसका घर मींस एक्सपोर्टर। अब उसके घर पे, मतलब उसका घर का मतलब समझाना दुकान, उसका घर मतलब समझाना फैक्ट्री, उसकी फैक्ट्री पे जो सामान पड़ा है, उस टाइम उसका जो प्राइस होगा, उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे? आंसर दे दो सर, क्या बोलेंगे? अगर मान लो ये उसकी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में जो सामान पड़ा है, इसका जो प्राइस है, इस प्राइस को हम क्या बोलेंगे? एक्स फैक्ट्री प्राइस। ये बात क्लियर है, एक्स फैक्ट्री प्राइस। अच्छा, अब ये सामान जो है, मान लो यहां से चलता हुआ, यहां से ये ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ये मान लो अब यहां पे इस पोर्ट पे सामान आ गया, सोच के बोला नहीं, वहां से अब यहां तक सामान आ गया, वहां से यहां तक सामान आ गया जी, वहां से मेरे बच्चे, और मेरे तोरी कलर के बच्चे, मेरे घिये कलर के बच्चे, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, हाँ आपसे बात कर रहा हूं, कद्दू कलर देखो, हम ऐसे कद्दू कलर का बच्चा बन के बैठा हुआ है नालायक। अब मुझे फटाफट सोच के बताना, यहां से यहां तक सामान आ गया। अब अगर यहां से यहां तक सामान आया, तो बीच में कौन कौन से खर्चे ऐड हुए? सर कौन कौन से खर्चे ऐड हुए? ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस। तो मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस में ऐड क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और अगर कोई लोकल टैक्स है वो। अच्छा, क्या ट्रांसपोर्टेशन यहां से यहां वाली या यहां से यहां वाली? सर उसके घर से उसके पोर्ट वाली या उसके पोर्ट से मेरे पोर्ट वाली? जल्दी बोलो ना, उसके घर से उसके पोर्ट वाली या उसके पोर्ट से मेरे पोर्ट वाली, ये ट्रांसपोर्टेशन ऐड करनी है। बच्चा कह रहे नहीं सर हमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड करनी है उसके घर से उसके पोर्ट वाली। ऐसे याद करोगे तो इमेजिनेशन दौड़ेगी जी। उसके घर से उसके पोर्ट वाली जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसके घर से उसके पोर्ट वाला जो इंश्योरेंस होगा, जो लोकल टैक्स होंगे वो ऐड कर देंगे। अब यहां पे आ गया एफएएस आ गया। अब यहां पे ना पोर्ट पे सामान पड़ा है, यहां पे पोर्ट पे सामान पड़ा है, और यहां पे ये वेसल तैयार खड़ी है जी, ये वेसल तैयार खड़ी है इंडिया में जाने के लिए, और यहां सामान खड़ा है। अब सोच के बोला, यहां से ये सामान कूदी मार के, मतलब ये सामान क्या करेगा, यहां से कूदी मार के इसके ऊपर आएगा, मतलब जंप मार के इसके ऊपर आएगा। अब जब ये सामान यहां से जंप मार के, मतलब लोडिंग करके इसके ऊपर आएगा, तो ये क्या हो रही है जी? क्या ये सामान की अनलोडिंग हो रही है या लोडिंग हो रही है? सर बोलना स्टार्ट करो फटाफट से। क्या ये सामान की लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है? लोडिंग हो रही है सर, ये सामान की लोडिंग हो रही है। लोडिंग क्या मतलब? यहां पे वेसल खड़ा है, यहां सामान पड़ा है, यहां से सामान की लोडिंग हो रही है। लोडिंग होगी तो लोडिंग चार्जेस होंगे। अब जैसे ही लोडिंग चार्जेस होंगे, तो एफएएस प्राइस में अगर लोडिंग चार्जेस ऐड करोगे, क्या निकल के आ गया? एफओबी प्राइस निकल के आ गया। सर ये प्राइस क्या निकल के आ गया मेरे बच्चे? एफओबी प्राइस निकल के आ गया। तो यहां पे प्राइस बन गया एफओबी। ये बात क्लियर है, ये प्राइस हो गया एफओबी। जब ये प्राइस एफओबी प्राइस बन गया, तो अब यहां पे वेसल है जी, और इसके ऊपर क्या पड़ा है? सामान पड़ा है। अब ये सामान जा रहा है यहाँ से, बीच में पानी में, ऑब्वियस बात है। अब मान लो पानी में जा रहा है ऐसे ऐसे करता हुआ, ऑब्वियस बात, तैयार के नहीं मतलब नॉर्मल जा रहा है ऐसे ऐसे करता हुआ यहाँ पे। अब ये सामान आ गया इस पोर्ट पे आ गया जी, अब ये सामान आ गया इस पोर्ट पे। अब सोच के बोला, इस पोर्ट पे सामान आ गया, रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते का इंश्योरेंस। तो एफओबी प्राइस में रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते का इंश्योरेंस ऐड करूंगा, उस केस में क्या बन जाएगा? सीएफ। बच्चा कहता है सर क्या अनलोड नहीं करना? अनलोड करना है, अनलोड करना है, बट इस सीएफ प्राइस में अनलोडिंग खर्चे ऐड नहीं होंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो मैं समझाना ये चाहता हूं जी, एक जमाने में अगर किसी बच्चे ने बहुत पुराना कस्टम पढ़ा हुआ जी, अगर किसी बच्चे ने बहुत पुराना कस्टम पढ़ा हुआ है, एक जमाने में सीआईएफ प्राइस में अनलोडिंग खर्चे भी ऐड करते थे, बट अब अनलोडिंग खर्चे ऐड नहीं करते। अब लो अमेंड हो चुका है। अब लो ये बात कहते हैं सीआईएफ प्राइस कैसे निकलती है? एफओबी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जोड़ दो, एफओबी के अंदर इंश्योरेंस जोड़ दो, तुम्हारा सीआईएफ निकल के आ जाएगा जी। ठीक है। अच्छा बच्चा कह रहा है सर फिर बाद में अनलोडिंग करेंगे? यस, बाद में फिर अनलोडिंग करेंगे। अनलोडिंग करने के बाद फिर वो सामान मैं अपने घर में लेके जाऊंगा, और जब मैं सामान वहां से घर लेके आऊंगा, उस केस में क्या पे कर दूंगा? ड्यूटी पे कर दूंगा। इस तरह से काम चलेगा बस। तो मेन ये आपके सामने डायग्राम है जी। अब एक बार देख लो फटाफट से, देखो जी। तो यहाँ पे ये एक्स फैक्ट्री प्राइस, ये एफएएस प्राइस, ये एफओबी प्राइस और ये सीआईएफ वैल्यू जी। ठीक है। अब देखो जी, एफओबी का मतलब फ्री ऑन बोर्ड, सीआईएफ का मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अच्छा अब आपके दिल में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा, ये प्राइस हम क्यों निकालते हैं? मैं आपको बता दूं क्यों निकालते हैं। क्योंकि जब हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालनी होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैं इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट ड्यूटी निकलती है एफओबी प्राइस पर। ये मेरी फैमिली का बच्चा ध्यान देना जी, एक्सपोर्ट ड्यूटी निकलती है एफओबी प्राइस पर, और अगर हमें इंपोर्ट ड्यूटी निकालनी है वो निकलती है सीआईएफ वैल्यू पर। और देखो मैंने लिखा भी है, अनलोडिंग एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होंगे।
अनलोडिंग एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होंगे। तो CIF वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जहां मतलब इंडियन पोर्ट है, इंडियन पोर्ट पे जो यहां तक का पैसा होगा ना, मतलब पोर्ट तक का जो पैसा होगा वो इसमें ऐड होगा, उसकी अनलोडिंग करने के जो खर्च होंगे वो तुम्हें CIF वैल्यू में नहीं जोड़ने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि हम अगर हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालनी है, हाँ जी सोच के बोलना जी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि अगर हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालनी है तो किस वैल्यू पे निकालेंगे, FOB प्राइस पे निकालेंगे। अगर हमें इंपोर्ट ड्यूटी निकालनी है तो किस वैल्यू पे निकालेंगे, CIF वैल्यू पे निकालेंगे। बस ये बात ध्यान दो। दोबारा बोलो चैट बॉक्स मेरी, जल्दी बोलो चैट बॉक्स के अंदर बोलो रही, एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए कौन सी वैल्यू होगी, हाँ जी एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए कौन सी वैल्यू होगी, बोल दो एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए कौन सी वैल्यू होगी री, FOB प्राइस होगा। और इंपोर्ट ड्यूटी के लिए कौन सी वैल्यू होगी, CIF वैल्यू होगी। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो लो जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आप लिख लेना यहाँ पे X फैक्ट्री प्राइस एक्सपोर्टर की फैक्ट्री पर प्राइस, और फिर है FAS प्राइस। तो X फैक्ट्री प्राइस प्लस में COT COI लोकल टैक्स, फिर हो गया FOB प्राइस FAS प्लस में लोडिंग चार्जेस, फिर हो गया CIF FOB प्लस में COT प्लस में COI, ये बन गया जी CIF। ठीक है जी, तो बस ये प्राइस आपके निकल के आ रहे हैं जी। ये इन प्राइस का मतलब होता है, उम्मीद करूंगा ये चारों प्राइस आपको समझ में आ चुके होंगे जी। ठीक है जी, तो ये हमारे चार प्राइस से रही। एक बार दोबारा बोल दो कौन कौन से रही लास्ट टाइम, एक बार दोबारा बोलो कौन कौन से प्राइस है नहीं हमारा। एक तो प्राइस निकल के आ रहा है एक्स फैक्ट्री प्राइस, दोबारा बोलो, एक तो प्राइस निकल के आ रहा है एक्स फैक्ट्री प्राइस, दूसरा निकल के आ रहा है FAS प्राइस, तीसरा निकल के आ रहा है FOB प्राइस, और चौथा निकल के आ रहा है CIF प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस, उसकी फैक्ट्री पर प्राइस क्या होगा, वहां से सारे खर्चे ऐड कर दोगे, मतलब उस पोर्ट तक के, उसको बोल देंगे FAS प्राइस, उसमें लोडिंग खर्चे ऐड कर दोगे FOB प्राइस, और अगर FOB प्राइस के अंदर रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते का इंश्योरेंस जोड़ दोगे तो क्या निकल के आएगा CIF। अगर हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालनी है तो FOB प्राइस लेना पड़ेगा, अगर हमें इंपोर्ट ड्यूटी निकालनी होगी तो उसमें क्या लेना पड़ेगा, CIF वैल्यू लेनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें यहां तक निकल के आती हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। तो ये डायग्राम आपके सामने है जी, ये डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम को एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या कहा हुआ है, और ये आपका पॉइंट निकल के आ गया जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। एग्जाम्पल दूं, आंसर दोगे मुझे, अगर मैं एग्जाम्पल दूं आंसर दोगे? लो जी, फिर एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो जी। एग्जाम्पल, एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया हुआ है, एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया हुआ है। बहुत ध्यान से करना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गलती कर दोगे आप। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गलती करोगे आप। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गलती करोगे, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। एक्स फैक्ट्री प्राइस है 1000, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एक्सपोर्टर प्रीमाइसिस टू फॉरेन पोर्ट 200 रुपये। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम फॉरेन पोर्ट टू इंडियन पोर्ट 50। लोडिंग चार्जेस एट फॉरेन पोर्ट 50।
लोडिंग चार्जेस हैं फॉरेन पोर्ट पे, फॉरेन पोर्ट पे लोडिंग चार्जेस आपने दिए 50 रुपये। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फॉरेन पोर्ट टू इंडियन पोर्ट 50, ठीक है नहीं। अनलोडिंग चार्जेस एट इंडियन पोर्ट, अनलोडिंग चार्जेस एट इंडियन पोर्ट 100 रुपये। मेरे को क्या बताना है, मुझे क्या बताना है जी, मुझे बताना है आपको एफएएस प्राइस, मुझे बताना है आपको एफओबी प्राइस, मुझे बताना है आपको सीआईएफ प्राइस। लेट्स प्ले विद क्वेश्चन जी। खेलना स्टार्ट करो, हर बच्चा अपना अपना खेलेगा जी, हर बच्चा अपना अपना खेलेगा, कोई किसी की टीचिंग नहीं करेगा जी, कोई भी किसी की टीचिंग नहीं करेगा, हर बच्चा अपना अपना खेलेगा जी। अब मैं चेक करता हूँ आपको क्या समझ में आया। अभी चाय की चाय और दूध का दूध हो जाएगा जी। बताओ जी, जल्दी बोलो जी। एफएस का मतलब क्या है जी, एफएस कितना निकल के आ रहा है जी, एफएस 1000 पे, एफएस 1000 पे कितने 1250। लो जी एक बच्चे का आंसर आ गया, कह रहा है एफएस आ रहा है 1250। और बताओ जी कितना आ रहा है 1200, 1200। चलो कितना 1000 ही आ रहा है, मतलब 1000 ही आ रहा है। नालायक पता नहीं कहां से। सर मेरी बात समझ में आती भी है या वैसे आके बैठ जाते हो, क्योंकि 1000 वाले बच्चों को मुझे लग नहीं रहा कि मेरी बात समझ में आती है, सही बता रहा हूं। चलो एफओबी बताओ, एफओबी कितना आ रहा है, एफओबी कितना आएगा जी, एफओबी कितना आएगा, एफओबी 1250। चलो सीआईएफ कितना आएगा, सीआईएफ जी जल्दी बोलो, सीआईएफ कितना आएगा जी, सीआईएफ प्राइस कितना आएगा, ये बोलो सीआईएफ प्राइस कितना आएगा जी 1350, इतना आएगा 1450, 1450 जी। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त आंसर दे रहे हो, मैं कह रहा हूं आग लगा रखे बिल्कुल ही, मतलब वाकई बाहर वाले बच्चों को दिखा रहे हो कि हम कैसे पढ़ते हैं जी। और बताओ जी, और बताओ, एक आधा और बताओ जी, अभी आंसर बहुत कम है सर, आंसर भी काफी सारे आएंगे, मुझे पता है कई बच्चे जान के आंसर नहीं दे पा रहे कि हमारा गलत ना हो जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब सुनो नालायको ध्यान से, इसका प्राइस जो है सर एफएस निकल के आएगा यहाँ पे 1250 निकल के नहीं आएगा, 1250 ही निकल, सॉरी 1200 निकल के आएगा। कैसे, एक बताओ, एक्स फैक्ट्री प्राइस कितने हैं, 1000 रुपये। अब मैंने कहा था उसकी प्रीमाइस से उसके पोर्ट तक के खर्चे, अब अगर उसकी प्रीमाइस से उसके पोर्ट तक के खर्चे होंगे तो एक्सपोर्टर प्रीमाइस टू फॉरेन पोर्ट ये ऐड होगा। बट जो ये इंश्योरेंस है ये तो फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट का है ना, तो ये तो एफओबी प्राइस सिर्फ सीआईएफ प्राइस पे जाना होगा, फिर हम ऐड करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, रटने वाले बच्चे एक बात ध्यान दें, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आंखें बंद करके ऐड मत करें, क्योंकि अगर वो उसकी प्रीमाइस से उसके पोर्ट तक होगी फिर तो ऐड होगी, अगर इस प्रीमाइस से उस मतलब पोर्ट तक होगी ना तो फिर वो सीआईएफ प्राइस में ऐड होगी, एफएस के अंदर ऐड नहीं होगी। तो सर ये एफएस के अंदर ऐड नहीं होगी। अब आ गया एफएस, एफएस 1200 आ गया। अब इसमें लोडिंग खर्चे ऐड करो, लोडिंग खर्चे कितने हैं 50, तो ये आ जाएगा 1250। ये बिल्कुल सही है कि नॉर्मल 1250 में लोडिंग खर्चे, एफओबी आ गया, एफओबी आ गया। अब अगर एफओबी से सीआईएफ पर जाना है तो 1250 में आप ये सीओटी ऐड करोगे जी, ठीक है, और 1250 में आप ये सीओ ऐड करोगे तो ये 1350 आ गया। ये 100 रुपये ऐड नहीं होगा क्योंकि अनलोडिंग खर्चे, मैंने अभी भी कहा कि सीआईएफ में अनलोडिंग खर्चे ऐड नहीं होते, बस ये बात ध्यान दो जी। अब बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा जी, इससे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा, फिर इतना आसान, फिर तो इतना आसान यही हो सकता है कि एग्जामिनर आपके साथ बैठ जाए और आंसर बताना स्टार्ट कर दे जी। और अगर किसी बच्चे ने, सही बता रहा हूं सर, अगर किसी बच्चे ने इस डायग्राम को अपने दिमाग में छाप लिया हो, इस डायग्राम को अगर अपने दिमाग में छाप लिया हो, गारंटी दे रहा हूं सर, जो क्वेश्चन अभी हमने किया वो गलत कर नहीं सकता जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब भी चारों प्राइस में से इन प्राइस में किसी की बात होगी ना तो आपके दिमाग में ये डायग्राम खुल जाना चाहिए बस। और अगर किसी बच्चे के दिमाग में डायग्राम खुल गया, मैं 100% कहने को तैयार हूं कि आंसर आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। उम्मीद करूंगा अब जाके चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताना जी, जल्दी बोलो, एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ जी, चैट बॉक्स के अंदर बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी, क्या ये 4 प्राइस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस सर, एक्सीलेंट, ओसम, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, आग लगा देंगे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जी। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये बार दोबारा बता दो, एफओबी क्या होता है, सीएफ क्या होता है। सर लास्ट टाइम बता रहा हूँ, एफओबी का मतलब होता है फॉरेन पोर्ट, फॉरेन पोर्ट मतलब जहां पे फॉरेन पोर्ट पे शिप खड़ी है वहां तक के सारे खर्चे एफओबी के अंदर आएंगे।
और फिर सीएफ का मतलब क्या होता है कि इंडियन पोर्ट तक के, इंडियन पोर्ट तक के सारे खर्चे सीएफ के अंदर आएंगे। तो इट मींस क्या बचा, एफओबी प्राइस निकालोगे, उसमें सीओटी ऐड करोगे, सीओई ऐड करोगे तो क्या निकल के सीएफ वैल्यू, दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, मतलब ऐसी वैल्यू जो इंडियन पोर्ट तक सामान लेके आने के लिए सारे प्राइस इंक्लूड है। उसके बाद के जो खर्चे होंगे वो कस्टम की वैल्यूएशन के लिए काउंट नहीं होंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। तो मैं कस्टम की अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने के लिए हमें इंडियन पोर्ट तक के सारे खर्चे ऐड करने पड़ेंगे। इंडियन पोर्ट पे जो खर्चा किया होगा, इंडियन पोर्ट पे जो अनलोडिंग खर्चा किया होगा वो हमें ऐड नहीं करना, इंडियन पोर्ट तक आने के सारे खर्चे हमें ऐड करने हैं। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है जी, इंडियन पोर्ट तक के आने के सारे खर्चे ऐड करने हैं, इंडियन पोर्ट पे जो खर्चा किया होगा वो हमें वैल्यू में ऐड नहीं करना, बस ये ध्यान दो जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके 4 प्राइस आपके क्लियर हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ जी। ठीक है, लो जी, अब ये तो क्लियर हो गया भाई, एफओबी का मतलब क्या होता है, एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब क्या होता है, एफएस का मतलब क्या होगा, सीएफ का मतलब क्या होगा। इस डायग्राम ने आपको बता दिया, आपको मैंने निकालना भी सिखा दिया ये वाला, और आपको मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया कि अगर एग्जाम में बाई चांस प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाए, छोटा सा आपसे पूछ लें तो वो किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा जी। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ जी, ये तो हो गए 4 प्राइस। अगला प्राइस फिर ये है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये तो हमने कर लिया था। अगला प्राइस है बिल ऑफ लैंडिंग। क्या होता है बिल ऑफ लैंडिंग? मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, बिल ऑफ लैंडिंग नहीं बोल रहा मैं, बिल ऑफ लैंडिंग नहीं बोल रहा मैं, कह रहा हूं बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है एक्चुअल में ना, बिल ऑफ लैंडिंग एक डॉक्यूमेंट होता है एक्सपोर्टर मतलब सेलर और जो शिपिंग कंपनी होती है उसके बीच में। एक्चुअल में बिल ऑफ लैंडिंग होता क्या है कि जो सेलर है, मतलब जो मिस्टर जेम्स है, यहां से हमने मतलब क्या लिया था, हमने पावर बैंक लिए, उसके और शिपिंग कंपनी जो है जो उस सामान को इंडिया में लेके जाएगी उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट किस चीज का, कि ये गुड्स मैंने ट्रांसफर कर दिया मिस्टर विवेक को। ठीक है, ये उस चीज का प्रूफ है कि तुम्हारा गुड्स यहां से लोड हो चुका है, और लोड होने के बाद अब वो सामान तुम्हारी कंट्री में आ रहा है जी। एक बार चेक करना, देखो जी, ये एक्सपोर्टर प्रीमाइस है, ये यूएसए कस्टम पोर्ट है, ये इंडियन कस्टम पोर्ट है, ये मान लो इंपोर्टर है मिस्टर वीजी। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉपी, मतलब बिल ऑफ लैंडिंग की 3 कॉपी होती है, बिल ऑफ लैंडिंग की 3 कॉपी होती है जी। आपको ध्यान रखना है, बिल ऑफ लैंडिंग की कितनी कॉपी होती है, 3। एक कॉपी तो वो रिटेन करेगा, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी इंपोर्टर के पास जाएगी, और साइन बाय शिपिंग कंपनी साइन कर देगी कि यस हमने यहाँ से सामान उठा लिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मास्टर ऑफ वेसल के पास एक कॉपी होगी, मतलब एक कॉपी शिपिंग कंपनी का जो मतलब शिपिंग जो शिप चला रहा है उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ वेसल, उसके पास होगी। सेकंड, एक कॉपी किसके पास होगी, एक्सपोर्टर के पास होगी, और एक कॉपी किसके पास होगी, इंपोर्टर के पास होगी। 3 कॉपी होंगी। देखो यहाँ पे बिल ऑफ लैंडिंग, शिप के लिए बिल ऑफ लैंडिंग बोलते हैं, एयर के लिए एयरवे बिल बोलते हैं, लैंड के लिए डिलीवरी ऑर्डर बोलते हैं, तीनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे चेक करना, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में क्या बोलते हैं, बिल्टी बोलते हैं, इसको नॉर्मली बोलते हैं बिल्टी। देखो क्या कह रहे हैं, बिल ऑफ लैंडिंग का मतलब है ए डॉक्यूमेंट साइन बिटवीन किसके बीच में, शिपर मतलब सेलर मतलब एक्सपोर्टर, एंड कैरियर मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी, दैट डिटेल ऑफ टाइप क्वांटिटी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, मतलब क्या कितने गुड्स जा रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी जा रही है, कितनी क्वालिटी जा रही है, सारी बातें लिखनी होंगी। उस पर बिल ऑफ लैंडिंग सर्व 3 मेन फंक्शन। बिल ऑफ लैंडिंग जो है ये 3 मेन फंक्शन जो है वो सर्व करता है। पहला, ए रिसिप्ट ऑफ गुड्स हैव बीन अपलोडेड, मतलब ए रिसिप्ट ऑफ गुड्स हैव बीन अपलोडेड, मतलब जो उसकी रिसीव थी वो अपलोड हो चुकी है। एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शिपर एंड कैरियर, मतलब ये एविडेंस है कि शिपर और कॉन्ट्रैक्टर मतलब कैरियर के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का टाइटल जो है वो उन्हें ट्रांसफर कर दिया, ये भी उस का डॉक्यूमेंट है। तो सिंपल सी बात है, 3 मेन चीजें निकल के आ रही हैं, 3 मेन चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि भैया रिसिप्ट ऑफ गुड्स हैव बीन अपलोडेड। ठीक है, हैव बीन अपलोडेड का मतलब ये मान के चलो कि लोडेड, मतलब लोड हो चुके हैं गुड्स जी आपके, और हमारा एग्रीमेंट है, इस चीज का प्रूफ है, और जो आपके गुड्स का टाइटल है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो चुका है, ये भी उसका टाइटल है जी। ठीक है, तो मेनली आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रोफेशनल के एग्जाम में कभी क्वेश्चन बना नहीं है, बट एग्जीक्यूटिव में एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि बिल ऑफ लैंडिंग की कितनी कॉपी होती है। तो बिल ऑफ लैंडिंग की 3 कॉपी होंगी, दोबारा बोलना जी, बिल ऑफ लैंडिंग की 3 कॉपी होंगी। कौन कौन सी, ओरिजिनल होगी रिसीवर के पास, ठीक है, फिर एक कॉपी होगी एक्सपोर्टर के पास, और एक कॉपी होगी जो शिपिंग कंपनी है, जो शिप है उसका मास्टर ऑफ वेसल जो होगा, एक कॉपी उसके पास होगी। बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, लो जी, ये डायग्राम आपके सामने है जी, ये डायग्राम आपके सामने है कि देखो एक कॉपी ये रिटेन करेगा, एक कॉपी ये रखेगा, और एक कॉपी ये रखेगा, तो ये 3 कॉपी होंगी। और इसका मतलब होता है कि आपका सामान लोड हो चुका है, आपका सामान ये शिप लेके चल चुका है जी, आपका सामान सही टाइम पे वहां पहुंचा देगा, और प्रूफ हो गया कि गुड्स का टाइटल जो है वो आपको ट्रांसफर हो चुका है। बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो ये हमारा बिल ऑफ लैंडिंग है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब सुना ध्यान से, अब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद ना, अब जो आज का सबसे मेन कॉन्सेप्ट मुझे कराना है,
इसको एक बार छोड़ो भी। अब ये कॉन्सेप्ट कराना है जी आज की क्लास का सबसे मेन कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमारा कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा लगेगा ही लगेगा जी। और इस कॉन्सेप्ट में से ना प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे समझ जाएं एक या दो क्वेश्चन इस डायग्राम के अंदर से, और प्रोफेशनल वाले बच्चे समझ जाएं कि 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा कि इंपोर्ट प्रोसीजर क्या होते हैं जी। और ये मजाक की बात नहीं है सर, पिछले एग्जाम उठा के देख लेना, आपको दिख जाएगा इंपोर्ट प्रोसीजर क्या होते हैं, और ये सारे के सारे इंपोर्ट प्रोसीजर हैं। अब सुना ध्यान से, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं जी। बिल्कुल सीधे होके बैठो जी, बिल्कुल सीधे होके बैठो जी। ये जो बच्चे अदरक की तरह बैठे हैं जी, ये जो बच्चे अदरक की तरह बैठे हैं, बिल्कुल सीधे होके बैठे। कई बच्चे नालायक अदरक की तरह बैठते हैं, आप कई बच्चे ना आपस में फंस जाते हैं, खुद ही फंस जाते हैं। मतलब इस तरह से वो ऐसे ऐसे हाथ करके बैठे होते हैं, उनके ना हाथ निकल ही नहीं पाते। वो कहते हैं भाई साहब कैसे फंस गए, ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि उनको बैठ के तो क्लास देखनी नहीं, लेट की क्लास देखनी, हाथ में उनका हाथ फंस गया, ऐसे करके वो निकाल ही नहीं पा रहे। नालायक अदरक जैसे होते हैं, जैसे होते हैं ना, अदरक होती है कभी यहाँ फैली है कभी वहाँ फैली है, ऐसे काम करते हो तुम। इधर सुना ध्यान से, अब बिल्कुल कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा जी, कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा जी। अब आने वाला आधा घंटा जो है ना आपका बस मुझे चाहिए जी। वादा करो आने वाला आधा घंटा मेरा है जी। हाथ रखो हाथ के ऊपर, वादा करो, वादा करो नालायको, वादा करो। और अगर मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं जी, अगर आपने आने वाला आधा घंटा मुझे दे दिया, इंपोर्ट प्रोसीजर इस तरह से पढ़ा दूंगा आपने आज तक पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। इतना बढ़िया समझा दूंगा, इतना बढ़िया आपको। आप रात को ना सोए सोए, रात को सोए सोए बोल रहा हूं, रात को सोए सोए भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा ना इंपोर्ट प्रोसीजर में से, मेरी फैमिली का बच्चा सही आंसर देके आएगा। तो सर प्लीज अब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना जी, बिल्कुल शांत होकर बैठना। इसको प्रैक्टिकली करना है, बिल्कुल इसको हमें रटना नहीं है, इसको लाइनें पढ़नी नहीं है। लाइनें पढ़ेंगे बट कब? पहले समझेंगे, पहले खुद लो बनाने की कोशिश करेंगे, फिर लाइनें पढ़ेंगे। देखना जो हम खुद लो बनाने की कोशिश करेंगे ना, वही लाइनें यहां पे लिखी होंगी। अब सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं जी। ऊपर हेडिंग क्या डली हुई है जी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर अंडर जीएसटी। हम कर रहे हैं पहले इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करेंगे बाद में। हम पहले इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे बाद में। इधर सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं जी, इधर सुनना। अब यहां पे ना ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। सर एक बात में सोच के बताओ, एक बात में सोच के बताओ, ये मान लो, ये मान लो, इधर देखो ध्यान से जी, ये मान लो ये फॉरेन कंट्री है जी, ये फॉरेन कंट्री है, मतलब ये फॉरेन पोर्ट है, ये फॉरेन पोर्ट है, और वो सामने इंडियन पोर्ट है। ये उसका घर, ये उसका पोर्ट, ये मेरा पोर्ट, ये मेरा घर। ये बात क्लियर है? बस आपने दिमाग में ना चार बातें हमेशा रखना, आपने दिमाग में हमेशा चार बातें रखना, उसका घर, उसका पोर्ट, मेरा घर, बस ये बात ध्यान दो। अब उसके घर से उसके पोर्ट पे सामान आ गया, उसके घर से उसके पोर्ट पे सामान आ गया। अब ये सामान ना, ये सामान मान लो उसके पोर्ट पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, ठीक है, ये काफ़ी सारा सामान है। ये सारा सामान जो है ये उसके पोर्ट पे पड़ा हुआ है। एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहता हूँ, ये लो जी, अब प्लीज़ ध्यान सुना जी। ये सामान जो है, ये वाला सामान जो है ये उसके पोर्ट पे पड़ा हुआ है। ये लो जी, ये उसका पोर्ट है जी, ये उसका पोर्ट है। और ये सामान मैं लेके आ गया हूँ जी, ये सामान जो है उसके पोर्ट पे पड़ा हुआ है। मान लो, एक मिनट रुको जी, ये सामान ये लो जी, ये सारा सामान मैंने इसमें रख दिया जी। अब ये सारा सामान जो है मुझे लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है जी? मुझे लेके जाना है उस अपने पोर्ट पे लेके जाना है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब जब ये सामान मुझे उसके पोर्ट से अपने पोर्ट पे लेके जाना है, तो बीच में कौन कौन से प्रोविजन फॉलो करने होंगे, अब वो देखने हमें। सर ऐसा तो है नहीं घर की बात है भाई, ऐसा तो है नहीं ना घर की बात है। जैसे नॉर्मली छोटी सोसाइटी में क्या होता है, आस पड़ोस में क्या होता है कि घर में चीनी खत्म हो गई, पड़ोस वाले के पास चला गया, वो एक कटोरी लेके कि भाई दीदी थोड़ी चीनी देना। ऐसा होता नहीं होता? ऐसा होता सर, मैंने तो ऐसा बहुत किया, कई बार बचपन में ऐसा करते थे। मम्मी बोलती थी जब बेटे सामने से चीनी लेके आ, फिर हम चीनी लेके आएंगे, फिर चीनी जब हम ले आएंगे उनको कटोरी चीनी दे देंगे। अब पता नहीं आपने कभी प्रैक्टिकली, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटी में यही नहीं पता होता कि साथ वाले घर में कौन रहता है। सही बता रहा हूं, बड़ी बड़ी सोसाइटी मतलब आज ना परिवार अलग होते जा रहे हैं, डे बाय डे परिवार ही अलग होते जा रहे हैं सर। मैं सही बता रहा हूं, एक्चुअल में वो टाइम जा चुका है सर, वो टाइम जा चुका है, या हम खुद नहीं चाहते कि वो टाइम वापस आए, पता नहीं क्या रीजन है। बट आर बड़ी बड़ी सोसाइटी में यही नहीं पता होता कि हमारे सामने कौन है, ये नहीं पता हमारे साथ कौन है। और जबकि एक जमाना था सारे घर की लेडीज वो गली के बाहर, गली जाम सर, गली रोक लेते थे।
6-7 चेयर लगा के गली के बीच में बैठ जाना, अपना वो स्वेटर बुनना और बातें करना, पूरी जैसे होता है ना खबरी होते हैं, वो काम होता है वो काम। और जैसे वो जब मतलब मम्मी घर में आती थी, पूरी गली में क्या चल रहा है मम्मी को बताता था, क्यों मम्मी अभी बाहर 1-2 घंटे बैठ के आई है, ये काम होता था पहले। और फिर पूरी क्लास, पूरा घर का माहौल बनता था जबरदस्त, इंटरेस्ट आता बातें सुनने में, क्योंकि दूसरों की बातें सुनने में वैसे ही मजा आता है हमें। तो अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं भाई ये मतलब किसी और का घर है, ये किसी और का घर है, मतलब आपस में एक ही घर है, तो कभी भी मुंह उठा के यहां पे चल दिए और यहां पे आ गए, ऐसा तो है नहीं, दोनों कंट्री अलग अलग है। अब अगर दोनों कंट्री अलग अलग हैं तो उसके पोर्ट से इस पोर्ट पे सामान आना, तो गवर्नमेंट कह रही है हेलो कि जब उसके पोर्ट से इस पोर्ट पे सामान आना है ना, तो काफी सारे प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, तभी ये सामान इंडिया में आ पाएगा, नहीं तो सामान इंडिया में नहीं आ पाएगा। अब मैं जो आपको डायग्राम दिखाना चाह रहा हूं, इस डायग्राम में ना यही बात कही गई है, इस डायग्राम में यही बात कही गई है कि अगर मुझे उसके पोर्ट से इंडिया के पोर्ट पे सामान लेके आना है, मैं दोबारा बोलूंगा जी, मुझे उसके पोर्ट से अगर इंडिया के पोर्ट पे सामान लेके आना है, तो कौन कौन से प्रोसीजर मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जी। आपको बस इतना बता दूं, सेक्शन नंबर 29 से लेके सेक्शन नंबर 36 तक ये सारे इंपोर्ट प्रोसीजर हैं। एक बार चैट बॉक्स में लिखो जी, एक बार चैट बॉक्स में लिखो, कस्टम एक्ट का सेक्शन नंबर 29 से लेके सेक्शन नंबर 36 तक ये सारे इंपोर्ट प्रोसीजर हैं। एक बार फिर लिखो, सेक्शन नंबर 29 से सेक्शन नंबर 36 तक जितने भी प्रोसीजर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इंपोर्ट प्रोसीजर हैं। बस ये बात ध्यान देना जी, ये बात क्लियर है। अब सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, ऐसा करना, मैं आपको लो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको लो नहीं पढ़ाऊंगा जी, मैं आपको लो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा जी, आप मुझे खुद आंसर दोगे फिर लो पढ़ेंगे, आप हैरान हो जाओगे कि लो हमने बना दिया जी। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इधर सुनना जी। मैं ये फॉरेन पोर्ट पे खड़ा हूं जी, मैं ये फॉरेन पोर्ट पे खड़ा हूं, ये सामान मुझे वहां लेके जाना है जी, मैं फॉरेन पोर्ट पे हूं जी, ये सामान मुझे वहां लेके जाना है, मतलब उसके पोर्ट से अपने पोर्ट पे सामान लेके जाना है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मुझे सोच के बताना जी, एक बात मुझे सोच के बताओ, ये इंडिया की बेस लाइन है, इधर देखना ध्यान से, ये इंडिया की ना, ये इंडिया की बेस लाइन है। ऑब्वियस सी बात आप सब जानते हो जी, अगर ये इंडिया की बेस लाइन है, इधर देखो ध्यान से, हाँ जी, अब अगर ये इंडिया की बेस लाइन है, अगर इंडिया की बेस लाइन है, यहां पे ये सारा पानी है, ये सारा पानी है, आप में से कोई बताएगा, आप में से कोई बताएगा क्या पानी के जो मतलब यहां कॉर्नर पे जो ये बेस लाइन है, क्या यहां पे जितने भी पोर्ट होंगे, क्या जितने भी पोर्ट होंगे, क्या सारे के सारे वो पोर्ट कस्टम पोर्ट होंगे? आंसर इज नो। सर समुंदर तो बहुत बड़ा है, समुंदर तो बहुत बड़ा है। अब अगर इतना बड़ा समुंदर है तो समुंदर के किनारे पे जितने भी मतलब जो पोर्ट बने होंगे वो सारे के सारे कस्टम पोर्ट नहीं होंगे। कस्टम पोर्ट मींस वही पोर्ट जो कस्टम से अप्रूव है, मतलब कि बाहर से जब भी सामान आएगा तुम्हें यहां पे लेके आना है, यहीं से वो सामान क्लियर होगा, यहीं से तुम सामान घर लेके जाओगे। अब सोच के बोला मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब ये भी पोर्ट बना हुआ है, ध्यान सुनना जी, ये भी पोर्ट बना हुआ है, 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 ये भी पोर्ट बना हुआ है। बट इसमें से ये कस्टम पोर्ट है, इसमें से ये कस्टम पोर्ट है, इसमें से ये कस्टम पोर्ट है, और बाकी तीनों जो हैं वो पोर्ट तो हैं बट कस्टम पोर्ट नहीं है। मतलब वहां पे कस्टम वालों का कोई कंट्रोल नहीं है, कस्टम के ऑफिसर वहां पे नहीं बैठे होते, कस्टम के ऑफिसर वहां पे नहीं बैठे होते। पहली बात तो अपने दिमाग में ये लेके चलो कि समुद्र के साथ जितने पोर्ट होंगे वो सारे कस्टम पोर्ट नहीं होते, कस्टम कुछ नोटिफाइड करती है पोर्ट को, वही कस्टम पोर्ट होंगे, सारे कस्टम पोर्ट नहीं होते। अब सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये सामान मेरे हाथ में है जी, ये सामान मेरे हाथ में है, ये सामान मुझे यहां से वहां लेके जाना है। तो सबसे पहला सेक्शन 29 क्या कहता है, मैं चाहता हूं मैं ना बताऊं, आप मुझे बताओ जी। मेरे हाथ में सामान है, मुझे वहां लेके जाना है, इंडिया में लेके जाना है। अच्छा, क्या इस सामान को मैं इंडिया में कहीं पर भी लेके जा सकता हूं? मतलब मैं चाहता हूं कि मैं ना वहां लेके जाऊं, उस पोर्ट पे लेके जाऊं जहां पे कस्टम वालों के ऑफिसर ही ना बैठे हो, स्मगलिंग कर लूं, स्मगलिंग कर लो, स्मगलिंग, पता ही ना लगे, मतलब कस्टम वालों को पता ही ना लगे सामान क्या। अब सोच के बोला जी, मैं यहां से निकला, मैं निकला गड्डी लेके, मैं निकला गड्डी लेके, ऐसे जा रहा था, अब इस तरफ जा रहा हूं, यहां जिस तरफ जा रहा हूं ना, जिस तरफ जा रहा हूं यहां पे पोर्ट तो है, यहां पे पोर्ट तो है बट कस्टम पोर्ट नहीं है। सर यहां पे पोर्ट तो है बट कस्टम पोर्ट नहीं है। अब सोच के बोला मैंने क्या कहा कि पोर्ट है कस्टम पोर्ट नहीं है, मतलब ऐसा पोर्ट है कि जहां पे कस्टम का कंट्रोल ही नहीं है। तो क्या यह सामान मुझे लेकर वहां जाना चाहिए? आंसर इज नो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, सेक्शन 29 सबसे पहला सेक्शन आपको मैं दिखा दूं, वो यही कहना चाह रहा है। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 29 ये बात कहना चाह रहा है, मुझे बोल रहा है कि हेलो वेसल वाले,
मतलब उधर से ना गवर्नमेंट बोल रही है, उधर से इंडियन कस्टम एक्ट बोल रहा है, हेलो ये फॉरेन पोर्ट वाले, मतलब जो वेसल है, वेसल का मास्टर है, हेलो मास्टर जी, अगर तुम्हें इंडिया में आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, अगर तुम्हें इंडिया में सामान उतारना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, कस्टम पोर्ट के अलावा तुम्हें किसी पोर्ट पे नहीं जाना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन 29 पहला सेक्शन ये बात कहता है किस पर्सन को, इस पर्सन को जो बाहर खड़ा हुआ है, कि अगर तुम्हें आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, तुम्हें किसी दूसरे पोर्ट पे नहीं आना। और अगर किसी दूसरे पोर्ट पे तुम्हें जाना है, अगर किसी दूसरे पोर्ट पे तुम्हें जाना है, वो सिर्फ तभी जा पाओगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। कंडीशन मतलब मौसम खराब हो गया, मान लो मैं सामान लेके आ रहा था जी, मान लो मैं सामान लेके आ रहा था, अब सामान लेके आया और रास्ते में ना बारिश आ गई, मतलब ऐसे बिजली कड़कना स्टार्ट हो गई, ठी 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 बिजली कड़कना स्टार्ट हो गई। अब सोच के बोला, मैंने कहा भाई साहब सामान है कहाँ लेके जाऊँ, और ये वाला पोर्ट तो बहुत दूर है, ये वाला पोर्ट बहुत दूर है, अभी अगर वहाँ सामान लेके जाऊंगा तो भैया सामान खत्म हो जाएगा और ये सारा जो बोट है इसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा अगर है, मतलब एकदम वेदर खराब हो गया, चक्रवात आ गया और तुम्हें अब कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, उसलिए उस केस में सिर्फ तुम दूसरे पोर्ट पे जा सकते हो, बट वहां जाने से पहले भी तुम्हें वहां पे जो आसपास पुलिस मतलब जो पुलिस स्टेशन होगा। बच्चा कह रहा है सर आसपास पुलिस स्टेशन होते हैं, आंसर इज यस सर। आपको क्या लगता है कि रोड पे ही पुलिस स्टेशन होते हैं? सर पानी के अंदर पुलिस स्टेशन होते हैं, पानी के अंदर पुलिस के डिपार्टमेंट की मतलब गश्त लग रही होती है, आपको अगर पता हो जो, मतलब जितना क्राउड आप सड़कों पे देखते हो उतना ही क्राउड आपको भी जाना मुंबई कस्टम पोर्ट पे जाना जी, आप कभी केरला कस्टम पोर्ट पे जाना, कभी गुजरात कस्टम पोर्ट पे जाना, आपकी देखें आंखें ना खुल गई फिर आप मुझे बोल देना। आपको कि सर इतनी भीड़ सड़कों पे नहीं है, मतलब इतनी दूर दूर तक लाइनें लगी पड़ी हैं वेसल की, शिप की, क्यों? सब सामान आ रहा है बाहर से, मतलब जहां तक आपकी नजर जा सकती है वहीं तक आपको वेसल दिखेंगे, इतना क्राउड है बाहर। तो गवर्नमेंट कह रही है हेलो आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना और तुझे कहीं जाना। अगर तुझे कहीं जाना है वो कब जा पाएगा? अगर वेदर खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उस केस में तू वहां के पुलिस स्टेशन को हमें इंटीमेशन दे दे तब तू जा पाएगा। और अगर तू दूसरे पोर्ट पे जाएगा तुझे सामान नहीं उतारना, तुझे वेसल से सामान नहीं उतारना, बट हाँ अगर खतरा है जान माल का, भाई सामान खराब हो जाएगा, लोगों की जान चली जाएगी, तो फिर एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा और डिक्लेरेशन फाइल करने के बाद फिर ही तू वेसल सामान उतार पाएगा, नहीं तो तू वेसल सामान नहीं उतार पाएगा। आपको मैं दिखाता हूं, देखो सेक्शन नंबर 29 पहला क्या कहता है, देखो पहला क्या कहता है, लैंडिंग कॉलिंग एट कस्टम पोर्ट, मतलब लैंड करना है, आना है कस्टम पोर्ट पे आना है, एयरपोर्ट पे आना है, लैंड कस्टम स्टेशन पे आना है, ओनली आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, ये बात क्लियर होगी। एक्सेप्ट इफ कंपेल्ड बाय एक्सीडेंट स्ट्रेस ऑफ वेदर अदर अनअवॉइडेबल रीजन, मतलब ऐसा रीजन जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, देन क्या करेंगे, पर्सन इंचार्ज, पीआईसी मींस पर्सन इंचार्ज, पर्सन इंचार्ज कौन? वेसल का ऑफिसर। पर्सन इंचार्ज shall immediately report to nearest officer in charge of police station, shall not without consent of PO unload good, मतलब PO की कंसेंट के बिना वो गुड्स अनलोड नहीं करेंगे। इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है फॉर रीजन ऑफ हेल्थ, सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ एटसेट्रा, देन गुड्स कैन अनलोड। सिर्फ तभी गुड्स अनलोड हो सकता है, बस ये बात ध्यान दो, नहीं तो गुड्स अनलोड नहीं हो सकता। अब बताओ जी, बिल्कुल सबसे पहला सेक्शन 29 कितना आसान है, सबसे पहला सेक्शन कितना आसान है सर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया इंपोर्ट प्रोसीजर बताओ प्रोफेशनल वालों के एग्जाम में, तो आपको 29 से लेकर 36 तक लिख के आने हैं। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे कह रहे हैं हमारे एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में ये बनेगा कि बताओ जी अगर आना है तो क्या किसी पोर्ट पे आना है, कस्टम पोर्ट पे आना है, सिर्फ कस्टम पोर्ट पे आना है, कस्टम एयरपोर्ट पे आना है, कस्टम स्टेशन पे आना है, और कहीं पर तुम नहीं जा पाओगे, कुछ रीजन है तुम कहीं और जाना चाहते हो जा सकते हो, बट तुम्हें उस एरिया के पुलिस मतलब पुलिस स्टेशन में ऑफ इंटीमेशन देनी पड़ेगी, तुम सामान अनलोड नहीं कर पाओगे जब तक कंसेंट नहीं मिलेगी। अगर कंसेंट मिल जाती है उस केस में सामान तुम अनलोड कर सकते हो, बस ये बात ध्यान देना। तो ये तो हो गया 29, ये हो गया 29। अब मान लो जी 29, इधर देखो दोबारा ध्यान से, 29 ने मुझे क्या बोला जी, दोबारा बोला 29 ने क्या बोला, 29 ने बोला आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना और कहीं नहीं जाना, आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना और कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है जी। अब मान लो ये वेसल जा रहा था और कोई वेदर खराब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहां बीच में पहुंच गया। अब सेक्शन 30 कह रहा है पर्सन इन चार्ज को, मतलब मुझे कह रहा है मैं रास्ते में पहुंच गया, सेक्शन 30 कह रहा है, मतलब इंडियन कस्टम एक्ट का सेक्शन 30 कह रहा है हेलो आपसे बात कर रहा हूं, आपसे जो मतलब जिनको जो रास्ते में पहुंच गए, आपको आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है, आपको आने से पहले
आईजीएम फाइल करनी है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट कहो या इंपोर्ट मैनिफेस्ट कहो या अराइवल मैनिफेस्ट कहो या इंपोर्ट रिपोर्ट कहो, मतलब बच्चा कह रहा है सर ये क्या होता है, इसमें आपको ये बताना है कहां से आ रहे हो, क्या ला रहे हो, कितनी देर तक आ रहे हो और कब आ रहे हो। भैया आप बताओगे ना, आप सोच के बोलना, ऐसा नहीं है। जैसे एक बात तो ना, कई बार कहते हैं आपस में दोस्त बातचीत करते हैं, आपस में दोस्त बातचीत करते कहते हैं ओए 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 इधर इधर सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे ना, बहुत अच्छा लग रहा है। होता है ना बाबू नोनू मोनू सोनू को ना, कई लोग कहते हैं सर सरप्राइज ना बहुत बड़े लगते हैं। अच्छा कई बार सरप्राइज इतने बेकार हो जाते हैं, जैसे सोच के बोलना, कई बार जैसे मान लो हम घर के अंदर बैठे हैं, साफ सफाई हुई नहीं पड़ी, संडे का दिन है, साफ सफाई हुई नहीं पड़ी, आराम से बच्चा बैठा है, लोवर के अंदर बैठा है, आराम से अपना निक्कर के अंदर शॉर्ट्स में आराम से बैठा है, कोई दिक्कत, क्योंकि किसी को पता ही नहीं किसने आना है। ऊपर से भाई साहब कोई रिलेटिव आ गए, धप्पा कर दिया, कह रहे धप्पा, ओ भाई साहब इतना क्या धप्पा तो तुमने कर दिया, हमारा धप्पा हो गया। मतलब घर खिलरा पड़ा है, आराम से कोई ऐसे बैठा है टेढ़ा हो गए, कोई ऐसे होके बैठा है, कोई वैसे होके बैठा है, क्यों, क्योंकि घर है जी, कोई दिक्कत, ऑब्वियस बात है, घर में नॉर्मली ऐसे ही बैठते हैं। अब किसी ने धप्पा कर दिया हो एकदम, कितनी मतलब कितनी एम्बैरेसमेंट फील होती है कि यार क्या यार तुम पहले इंटीमेट नहीं कर सकते थे। अच्छा उनका मन था सरप्राइज देंगे और हमारा मूड खराब हो गया सरप्राइज के चक्कर में, क्यों, क्योंकि सारा घर खिलरा पड़ा है। अब सोच के बोलना, बाहर से कोई भी सामान आ रहा है, क्या ऐसा होगा क्या वेसल आके सीधा खड़ा हो जाएगा और इंडियन पोर्ट पे खड़ा हो जाएगा और बोलेगा धप्पा देखो मैं आ गया, अब ये सामान अनलोड कर दो, गवर्नमेंट कहेगी हेलो तू क्या बाहर से खिलौना लेके आया क्या, भैया यहां पे इतना ट्रैफिक है, हमें स्पेस बनाना पड़ता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या होती है। तभी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आने से पहले तुम इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करो कि तुम कब आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, कितना सामान लेके आ रहे हो, कितनी देर में आ रहे हो, कौन कौन आ रहा है, कम से कम बताओ तो सही। उसके बेस पे ही स्पेस बनाएंगे और अगर स्पेस बनेगा तभी तुम्हारा सामान अनलोड हो पाएगा, नहीं तो अनलोड नहीं हो पाएगा। तो सर ध्यान रखना, कस्टम वाले केस में कोई धप्पा वप्पा नहीं चलेगा, आपको पहले ही सेक्शन 30 कह रहा है कि आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है। आपको मैं दिखाता हूं, देखो जी क्या लिखा हुआ है, डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट, अराइवल मैनिफेस्ट। ये क्या बताती है, हु कौन कौन आ रहा है जी, कहां से आ रहे हो भैया, कहां से आ रहे हो भैया, कहां से आ रहे हो, क्या ला रहे हो और कब तक आ रहे हो। एक बार दोबारा बोलो, 4 क्वेश्चन है, हु वेयर व्हाट व्हेन, दोबारा बोलो, हु वेयर व्हाट व्हेन, हु वेयर व्हाट व्हेन, हु वेयर व्हाट एन। इसका मतलब कौन आ रहा है, कहां से आ रहे हो, क्या ला रहे हो और कब आ रहे हो, ये चारों बातें आपको बतानी है इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर। देखो जी, फील्ड बाय को फाइल कौन करेगा, फाइल बाय पर्सन इन चार्ज या अदर पर्सन टाइम। वेसल और एयरक्राफ्ट वाले केस में आने से पहले फाइल करनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है। और व्हीकल वाले केस में आने के 12 घंटे के अंदर अंदर आप फाइल करोगे और ये मैनुअल फाइल करोगे, ई फाइलिंग नहीं होगी। मैं दोबारा बोलूंगा जी, वेसल वाले केस में, एयरक्राफ्ट वाले केस में आने से पहले फाइल करनी है। और अगर कोई सामान व्हीकल से आ रहा है तो गवर्नमेंट कह रही है आने के मतलब आने के 12 घंटे तक आप फाइल कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वट इफ इन केस ऑफ डिले, अगर आपने इसको फाइल करने में डिले कर दिया तो क्या होगा सर, 50,000 तक की पेनल्टी होगी। अगर कोई सफिशिएंट रीजन है तो छोड़ देंगे, नहीं तो 50,000 रुपए तक की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 30 है, ये 30 है, ठीक है जी। अच्छा अब 30 के साथ ना एक सेक्शन और है हमारा 30 कैपिटल ए। 30 कैपिटल ए है दैट इज पीजीएम। पीजीएम क्या होता है, पैसेंजर जनरल मैनिफेस्ट। मतलब जो आईजीएम उसमें क्या लिखा है कि तुम क्या गुड्स लेके आ रहे हो। अब कई बार क्या होता है, पहले होता क्या था, आईजीएम फाइल कर दी, आईजीएम के अंदर ये बता दिया भाई इतना सामान हम लेके आ रहे हैं, तो सामान थोड़ा सा था, तो इंडियन कस्टम ऑफिसर वालों को लगा भाई सामान थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में क्या होंगे, क्रू मेंबर होंगे, भाई 4-5 लोग होंगे और सामान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्पेस है यहां पे उतार देंगे। उनको यह नहीं पता था कि उसके अंदर कई सारे पैसेंजर बैठे हैं, कई सारे मतलब सामान से ज्यादा पैसेंजर हैं। वो रिपोर्ट फाइल नहीं की, क्यों, क्योंकि इंपोर्ट मैनिफेस्ट में नॉर्मली गुड्स की डिटेल जाती थी। अब हुआ क्या, सबसे पहले यहां से चला तो वार्निंग मिल गई, आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, नहीं तो तुम्हें और कहीं नहीं जाना। जैसे होता ना एक मूवी थी स्त्री, उस मूवी में क्या था, ओ स्त्री कल आना, ओ स्त्री कल आना, ओ स्त्री कल आना, ऐसे यहां पे वार्निंग दे दी, आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है और किसी पोर्ट पे नहीं जाना, अगर दूसरे पोर्ट पे जाना है तो इंटीमेशन दे देना। और फिर उसने कहा ठीक है कस्टम पोर्ट पे आऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ो, आने से पहले आईजीएम फाइल कर देना,
उस आईजे में बता देना कहां से आ रहे हो, कब आ रहे हो, कितनी देर तक आ रहे हो, क्या क्या सामान ला रहे हो, क्यों, क्योंकि हमें स्पेस बनाना है। उसने बता दिया, बट उसने ये नहीं बताया कितने पैसेंजर उसके अंदर आ रहे हैं। अब जब वो इंडियन पोर्ट पे पहुंचा, भाई साहब इतने सारे लोग बाहर, इतने सारे लोग निकले, ऐसे लोग दौड़ने लग गए। अब दौड़ने लग गए, वो सारे के सारे ऑफिसर ऐसे ऐसे पीछे गिर रहे हैं, कह रहे भाई साहब ये क्या इतने सारे लोग लेके आए हो तुम। उसने कहा सर मैं, आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं लोगों के बारे में, आपने तो बस ये कहा सामान की डिटेल बताओ, और सामान की डिटेल हमने बता दी। उसने कहा भाई साहब ये पैसेंजर इतने सारे हैं, उनकी डिटेल ये कौन कौन है, कहीं बीच में पता लगे कि, सोच सोच के बोला सर। अब मान लो वेसल से, आपको मैंने कहा था 26/11 का अटैक, 26/11 के अटैक में जो आतंकवादी आए थे, जो टेररिस्ट आए थे, वो कैसे आए थे, समुद्र के जरिए आए थे। अब इतने सारे लोग, तुम यहाँ पे 100 लोग तुम्हारे उतार रहे हो, बीच में कोई अगर आतंकवादी हुआ तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको भाई, डिटेल तुमने फाइल नहीं की। उसने कहा बात तो सही है भाई साहब, और यही यही समुद्र के जरिए से लोग बाहर से आते हैं और फिर इंडिया में काम करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कराई 30 कैपिटल ए, दैट इज पैसेंजर जनरल मैनिफेस्ट, कि आपको पैसेंजर की डिटेल भी फाइल करनी पड़ेगी। भैया कौन कौन तुम्हारी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तुम्हारी गाड़ी में कौन कौन बैठा है, बच्चे ये बताओ कितने लोग बैठे हैं, कितनी एज के हैं, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये सारी बातें आपको बतानी है। किसके अंदर बतानी है जी, 30 ए में। देखो जी, पर्सन इन चार्ज टू डिलीवर टू प्रॉपर ऑफिसर बिफोर अराइवल इन केस ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट, और अपॉन अराइवल। व्हीकल वाले केस में 12 घंटे के अंदर नहीं, क्योंकि अगर 12 घंटे के अंदर होगा तो भाई साहब पैसेंजर तो भाग जाएंगे, वो तो इंडिया में काम कर देंगे। तो अराइवल आने पर तुम्हें बतानी है, और अगर डिले होगा तो 50,000 रुपए तक की पेनल्टी यहां पर भी है। तुमने फटाफट से बोल दो जी, एग्जी वाले बच्चे, प्रोफेशनल वाले बच्चे, दोनों फटाफट से बोलें। अगर आपने, कई बच्चे एग्जी वाले सोच रहे हैं, कह रहे भाई इतना कस्टम हमारे सिलेबस में भी है या सर वैसे ही करा रहे हैं। एक बार आके मॉड्यूल खोल के देख लेना जी, एक बार आके मॉड्यूल खोल के देख लेना सर। आधी चीज़ें उन्होंने पता क्या लिखी हुई हैं, नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ये खुद पढ़ लेना। खुद पढ़ने का मतलब बच्चा खुद पढ़ता नहीं, बच्चा सोचता है कि जो मॉड्यूल में दिया बस वही है। तो अगर बार बार कह रहा हूँ सर, अपने एग्जाम का पिछले 2-3 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देख लेना कस्टम के, आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है सर, आपको मैंने पहले भी कहा था 6 क्लास, बस सिर्फ 6 क्लास मेरा साथ दे देना, 6 नहीं होंगी तो 7 होंगी। ठीक है, बट हाँ इतना मेरी गारंटी है कि जिस दिन हमारा कस्टम खत्म होगा ना, उसके बाद आपको कस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और कस्टम का सिंगल सिंगल क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल उठा के देख लेना, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। बस आपको 6 या 7 क्लास मेरा साथ देना है, और प्रोफेशनल वाले बच्चों को 10 क्लास साथ देना है बस। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अब 4 क्लास तो आज हमारी हो ही जाएंगी, 4 क्लास तो हो ही जाएंगी, बस 3 ही तो बचेंगी, और 3 क्लास के बाद आपका कस्टम खत्म हो जाएगा, जीएसटी पहले हो गया, इनकम टैक्स पहले हो गया जी। बताओ और क्या चाहिए। पूरे 100 नंबर की रिवीजन, और इवन कस्टम तो पूरा डिटेल में चल रहा है जी। कस्टम रिवीजन नहीं चल रही एक तरह की, रिवीजन तो ऊपर ऊपर से होती है जी, रिवीजन तो होती है 2-3 क्लास में कस्टम खत्म सारा। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा डिटेल में समझाऊं, ताकि अगर किसी बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा, क्योंकि रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए मुझे स्टार्टिंग से ही लेके चलना है। उसका फायदा किसको होगा, यूट्यूब वाले बच्चों को भी होगा, क्योंकि आप भी मेरे परिवार के बच्चे, और इवन हर बार मैं कस्टम जो है वो यूट्यूब पे डालता ही डालता हूँ, कि ताकि कम से कम हर बच्चे के 5 या 7 नंबर तो पक्के हो जाएं जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, मुझे फटाफट से बोलना जी, जल्दी बोलो। सेक्शन नंबर 30 क्या कह रहा है कि आने से पहले क्या फाइल करनी है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है। उसमें क्या होगा, कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कहां से आ रहा है, और अच्छा अराइवल सोच के बोला, वेसल वाले केस में कब फाइल करनी है, आने से पहले, और व्हीकल वाले केस में कब फाइल करनी है, आने के 12 घंटे के अंदर अंदर। और एक 30 ए है पैसेंजर जनरल मैनिफेस्ट, ये आपका 30 ए है, ये भी आने से पहले फाइल करनी है, बट व्हीकल वाले केस में अराइवल पर फाइल करनी है, और अगर डिले करोगे तो 50,000 तक की पेनल्टी यहां पर भी लग जाएगी। अब लो जी, मैंने आईजीएम फाइल कर दी, मैंने इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल कर दी। अब आ रहा है सेक्शन नंबर 31 अगला। सेक्शन नंबर 31 है ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड मतलब परमिशन, एंट्री इनवर्ड मतलब परमिशन। याद करो पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे मान लो होता क्या था, जैसे मान लो मैं आया हूं जी, मैं ना आया भगवान श्री राम के दरबार से आया, मान लो मैं अंगद हूं, तो अंगद आया रावण के दरबार में, अंगद आया रावण के दरबार में। क्यों, उसको वार्निंग देने के लिए कि भाई साहब सीता माता को छोड़ दो, नहीं तो अपना देख लेना तुम्हारा क्या इंतजाम होगा, फिर मत कहना कि वार्निंग देनी थी। अभी भी कह रहे हैं लास्ट वार्निंग है, माता को छोड़ दो, अच्छी बातें नहीं है, नहीं तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अच्छा अब हुआ क्या, तो जैसे ही मैं उनके दरबार, रावण के दरबार पहुंचा, तो उसके जो मतलब बाहर सैनिक होते हैं वो अंदर आके क्या बोलते हैं, अंदर आके क्या बोलते हैं जी, अंदर आके बोलते हैं महाराज राम के दरबार से अंगद जी वो लेकर आए हैं कुछ, मतलब क्या कहते हैं उसको, मैसेज लेकर आए हैं, कुछ मैसेज लेकर आए हैं। तो रावण कहता अच्छा अंगद आया है, बुला लो उसको, बुला लो अंदर, बुला लो उसको। अब सोच के बोला उसको बुला लो अंदर,
मतलब अब बाहर आके सैनिक क्या बोलेगा कि महाराज ने आपको अंदर बुलाया है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब महाराज ने क्या कर दिया, एंट्री इनवर्ड, अंदर आने की परमिशन दे दी, परमिशन मिल गई ना। अब अंगद क्या करेगा, राजा के दरबार में जाएगा, अपनी बातें वहां पे सुनाएगा, जो भगवान राम ने कही होंगी ये सारी बातें उनको सुनाएगा। अब ऐसे ही सेम क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है भैया आना है तो कस्टम पोर्ट में आना है, आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है, और फिर आपको मिलेगा एंट्री इनवर्ड, मतलब एंट्री की परमिशन मिलेगी कि हाँ भाई अब तुम एंट्री कर लो, तुम अपना वेसल यहां पे खड़ा कर दो। देखो जी, एंट्री इनवर्ड इज ए रिटर्न परमिशन टू अनलोड, भाई अपना सामान अनलोड कर सकते हो। मास्टर शेल नोट परमिट अनलोडिंग विदाउट एंट्री इनवर्ड, मतलब बिना एंट्री इनवर्ड के, बिना एंट्री के, सोच के बोलना अंगद जी सीधा आ जाए, ऑब्वियस से बता भगवान राम ने पहले बताया होगा ना कि तुम्हें अच्छे से जाना है, अंगद जी तुम्हें अच्छे से जाना है, ऐसा तो है नहीं अंगद जी जाएंगे और रावण सामने बैठा होगा, हेलो हेलो रावण उतर नीचे, हिम्मत कैसे तेरी सीता माता को हाथ लगाने की, उतर नीचे नालायक, ऐसा तो नहीं होगा सर। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होगा, बच्चा कह रहा है सर कैसे कैसी बातें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना, वही तो कह रहा है ऐसा नहीं होगा। मतलब आने से पहले सर मैं कह रहा हूं चले किसी दुश्मन के घर में जा रहे तो परमिशन लेते हैं, पुराने जमाने में ये होता था, आज के टाइम में चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में ना होता हो, पुराने जमाने में होता था। तो सेम बात कस्टम में भी है। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया तुम आ गए हो, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल कर दिया, आने से पहले तुम्हें अब परमिशन लेनी है, परमिशन तुम्हें मिल गई एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड जब तक तुम्हें नहीं मिलेगी तब तक सामान की अनलोडिंग नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान दो। तो ये बात लिखी है, मास्टर शैल नॉट बी परमिट अनलोडिंग विदाउट एंट्री इनवर्ड, एंट्री इनवर्ड नोट रिक्वायर फॉर अनलोडिंग ऑफ क्रू मेंबर, जो क्रू मेंबर होते हैं उनको उतारने के लिए एंट्री इनवर्ड नहीं चाहिए होती, बैगेज के लिए नहीं चाहिए, मेल्स के लिए नहीं चाहिए, एनिमल के लिए नहीं चाहिए। एंट्री इनवर्ड नोट एप्लीकेबल, नोट रेलिवेंट फॉर व्हीकल एयरक्राफ्ट, मतलब व्हीकल और एयरक्राफ्ट वाले केस में भी एंट्री इनवर्ड की दिक्कत नहीं होती, सिर्फ वेसल वाले केस में एंट्री इनवर्ड चाहिए होती है। और आप सब जानते हो वेसल वाले केस में क्यों, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा सामान वेसल के थ्रू ही आता है, शिप रूट से आता है जी। आज सबसे ज़्यादा सामान जो है वो सी रूट से आता है, समुद्र के जरिए आता है, तो गवर्नमेंट कहती है वहां पे हमें पूरी रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ती है, इसलिए एंट्री इनवर्ड चाहिए। लो जी, अब मुझे परमिशन मिल गई एंट्री इनवर्ड की, अब मुझे सामान अनलोड करने की परमिशन मिल गई। अब जब मुझे सामान अनलोड करने की परमिशन मिल गई, सेक्शन नंबर 32 क्या कहता है, देखो जी, अनलोडिंग ओनली दी गुड्स स्पेसिफाइड इन इंपोर्ट मैनिफेस्ट। मतलब ये कि जब बाहर से आया मैंने इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर बताया था, मैंने कि मैं 2 रिमोट ला रहा हूं, और मैं 2 सेल ला रहा हूं। मैंने बताया था मैं 2 रिमोट ला रहा हूं, 2 सेल ला रहा हूं। मैंने ये नहीं बताया कि मैं पेन ड्राइव भी ला रहा हूं। इमेजिन करना, ये पेन ड्राइव को इमेजिन मत करना, मतलब बड़ी बड़ी कोई सामान है, मैंने कुछ बता दिया और कुछ सामान मैं बताना रह गया। अब जब मैंने इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर बताया कि मैं ये सामान ला रहा हूं, तो कस्टम ऑफिसर ने जो स्पेस बनाया होगा वहां पे, वो स्पेस भी किसका बनाया होगा, उसी सामान का बनाया होगा सर, उसी सामान का स्पेस बनवाया होगा। अब जब मैं एंट्री इनवर्ड मिली, जब मैं सामान उतारने लगा, तो मैंने क्या किया, 2 रिमोट उतारे, ये 2 रिमोट यहां उतार दिए, 2 सेल ये उतार दिए, और साथ में पेन ड्राइव उतारने लगा। तो गवर्नमेंट ने कहा हेलो ये क्या है, मैं कहा ये पेन ड्राइव है। कह रहे पेन ड्राइव है, ये है क्या भाई, क्या अनलोडिंग क्या कर रहा है इसकी। मैं कहा अनलोडिंग ये सामान यहीं का है, यहीं सामान जाना है, इंडिया में जाना है। कह रहे अनलोडिंग भैया इसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो तूने इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर सामान मेंशन ही नहीं किया, वो सामान यहां पे अनलोड नहीं होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, 32 में लिखी है, 32 साफ साफ कह रहा है कि अनलोडिंग उसी सामान की होगी जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट में होगा, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो जी, अनलोडिंग ओनली द गुड स्पेसिफाइड इन इंपोर्ट मैनिफेस्ट। आगे जी सेक्शन 32, अनलोडिंग एट द अप्रूव प्लेस ओनली लैंडिंग प्लेस, मतलब अनलोडिंग जो होगी वो उसी प्लेस पे होगी जो तुम्हें अप्रूव किया हुआ है। अगर आपको पता हो जी, जैसे मान लो आप जब कस्टम पोर्ट पे जाओगे ना, प्रैक्टिकली देखो कई बच्चे जाना स्टार्ट हो गए हैं, उनको लग रहा है कि भाई साहब ये तो सिर दर्द वाला काम है, कितना याद करेंगे। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर बैठ के समझोगे बहुत आसान है। मैं तो भी सही बता रहा हूँ सर, ये कस्टम ने एक्चुअल में बुक से अगर नहीं पढ़ोगे, सिर्फ इमेजिनेशन से पढ़ोगे तो भी कस्टम खत्म हो जाएगा। और सोच के मतलब बिल्कुल लॉजिकल बातें चल रही हैं, इलॉजिकल तो कुछ भी नहीं चल रहा, बिल्कुल लॉजिकल चल रहा है। अब जो एंट्री इन वर्ड में जो आपने इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर लिखा वही सामान उतरेगा। 33 सेक्शन कह रहा है कि उसी प्लेस पे सामान उतारना, 33 कह रहा है उसी प्लेस में सामान उतारना जहां पे तुम्हें परमिशन मिली है। सर होता क्या है, जो कस्टम पोर्ट होता है ना, वहां पे ना बर्थ होती है, बर्थ का मतलब क्या कि इस जगह पर यह सामान उतरेगा, उसका उतना ही स्पेस है। अब सोच के बोलना जी, आप में से एक बच्चा मान लो ट्रेन में सफर कर रहा है, उसने टिकट बुक कराई, और जब टिकट बुक कराई उसको सीट मिल गई कॉर्नर वाली,
उसको चाहिए विंडो वाली, उसको विंडो वाली चाहिए। अब अगर विंडो वाली सीट चाहिए, सीट विंडो वाली मिली नहीं बुकिंग में, तो अगर बुकिंग में विंडो वाली सीट नहीं मिली तो क्या वो मुंह उठा के विंडो वाली सीट में बैठ जाएगा? मतलब ही नहीं होता। क्योंकि जिसकी विंडो वाली सीट है वह क्या बोलेगा, हेलो भैया उठो, मेरे को विंडो वाली सीट में बैठना है भैया, भैया मेरे को विंडो वाली सीट में बैठना है भैया। वो कहेगा हेलो भैया विंडो वाली सीट के अंदर बैठना, उठो यहाँ से, ये मेरा स्पेस है। मतलब मेरा स्पेस है, वो इस कस्टम के अंदर बात हो रही है कि जिसका जो स्पेस होगा वहीं पे सामान उतारना, किसी अपने दूसरे उल्टे सीधे स्पेस पे सामान मत उतार देना। क्यों? क्योंकि जो स्पेस खाली पड़े हैं इट डजंट मीन कि वहां सामान नहीं उतरेगा, तुम्हारे पीछे जो वेसल खड़ा है उसका वो स्पेस है। तो देखो वही बात लिखी है, अनलोडिंग एट द अप्रूव प्लेस ओनली लैंडिंग प्लेस, अनलोडिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ पीओ। मतलब अनलोडिंग जो होगी ना वो कस्टम ऑफिसर की सुपरविजन में होगी, बिना उसके सुपरविजन में नहीं होगी। मतलब ताकि कस्टम ऑफिसर चेक करेगा, हाँ यस ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ओके रिपोर्ट है, सही है जी बिल्कुल। अब चेकिंग करेगा तभी तो अनलोडिंग होगी। ये आपका आ गया जी 34। 35 जी, 35 कह रहा है नो गुड्स शैल बी वाटर बोर्न अनलेस अकम्पेन्ड बाय ए बोट नोट। नो गुड्स शैल बी वाटर बोर्न। वाटर बोर्न क्या होता है? वाटर बोर्न ना छोटी छोटी बोट्स होती हैं, जैसे बहुत बड़ा वेसल है। अब बहुत बड़ा वेसल है वो अंदर आ नहीं पा रहा, बहुत बड़ा। जैसे कई बार क्या होता है जैसे मान लो सामान लेके आए, अब एक ट्रक में सामान लेके आए, वो ट्रक इतना बड़ा है वो उस गली में आ ही नहीं पा रहा। उस गली का मतलब वो अड़ रहा है, मतलब ट्रक ना इतना सामान अड़ रहा है। तो क्या करेंगे, उस ट्रक का थोड़ा सामान उतारेंगे, छोटे ऑटो रिक्शा बुलाएंगे, उस सामान को ऑटो रिक्शा में डालेंगे, वो ऑटो रिक्शा फिर वो सामान आके लेके जाएंगे। इसको बोलते हैं वाटर बोर्न। वाटर बोर्न का मतलब ये होता है जो छोटी छोटी शिप्स होती हैं, भाई बड़ी शिप आ गई, अब बड़ी शिप पोर्ट में आ ही नहीं पा रही, तो फिर क्या करेंगे, वहां से छोटी छोटी बोट्स भेजेंगे, उस बोट में सामान रखा जाएगा, फिर वो बोट वहां पे वो सामान लेके आएंगी। इसको बोलते हैं वाटर बोर्न। तो गवर्नमेंट कह रही है नो गुड्स शैल बी वाटर बोर्न, मतलब गुड्स को वाटर बोर्न नहीं करेगा अनलेस अकम्पेन्ड बाय ए बोट नोट। बोट नोट का मतलब तुम्हें एक रिसिप्ट तैयार करके दी जाएगी, तुम्हें एक बोट नोट तैयार करके दिया जाएगा, जाओ इतना सामान उस वेसल से उतार के तुम यहां पे लेके आ जाओ। और जब तक वो बोट नोट तैयार करके नहीं देंगे तब तक तुम उस सामान को यहां पे लेके नहीं आओगे, बस ये बात ध्यान देना जी। और 36 गवर्नमेंट कह रहे कि अगर हॉलीडे है, मान लो संडे है, ठीक है, या कोई छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, उस दिन सामान की अनलोडिंग नहीं होगी या आफ्टर वर्किंग आवर नहीं होगी। अगर करनी है हॉलीडे के दिन तो आपको एक फीस पे करनी पड़ती है और परमिशन लेनी पड़ती है, तभी अनलोडिंग होती है, मतलब हॉलीडे के दिन, नहीं तो अनलोडिंग नहीं होती। तो ये सारे प्रोविजन है सर इंपोर्ट के। अब देखो पर्सन इंचार्ज कौन कौन होते हैं? वेसल वाले केस में मास्टर ऑफ वेसल, एयरक्राफ्ट वाले केस में कमांडर या पायलट्स होते हैं, रेल वाले केस में कंडक्टर या गार्ड होते हैं, अदर वाले केस में जो ड्राइवर होते हैं उसको मास्टर, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सन इंचार्ज बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पर्सन इंचार्ज कौन कौन होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं जी, वेसल वाले केस में कौन होगा जी? बस 5 मिनट की बात हो रहा है, बस 5 मिनट साथ दे दो, बस 5 मिनट रह गए, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की बात हो रही है। जल्दी बोलो, वेसल वाले केस में कौन है? मास्टर ऑफ वेसल। एयरक्राफ्ट वाले केस में कौन है? कमांडर और पायलट हो गया जी। और रेल वाले केस में कौन हो गया? सॉरी, एयरक्राफ्ट वाले केस में कौन हो गया? कमांडर और पायलट हो गया। रेल वाले केस में कौन हो गया? कंडक्टर और गार्ड हो गया। अदर वाले केस में कौन हो गया? ड्राइवर हो गया। ये सब क्या बोलेंगे? पर्सन इंचार्ज बोलेंगे। ये अब जाके हमारे इंपोर्ट प्रोसीजर सारे खत्म हो जाते हैं जी, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना जी, इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ना, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बना हुआ है जी। और जो अब शाम को हम 8 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, अभी जाना मत, कोई बच्चा एक सेकंड रुक के जाओ, हेलो 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 हेलो, एग्जिट नहीं करना, रुक के जाओ, पहले सुन लो ध्यान से। शाम को 8 बजे हम जो अगला डायग्राम करेंगे वो इसी की लिंकिंग के साथ होगा। इसकी लिंकिंग कैसे? अब सामान इंडिया के पोर्ट पे आ गया, अब सामान कहां पे आ गया? इंडिया के पोर्ट पे आ गया। अब जब ये सामान इंडिया के पोर्ट पे पहुंच गया, उस सामान को, मतलब यहां पे सामान आ गया, अब इस सामान को अगर यहां से अपने घर लेके जाना है तो उसके प्रोसीजर क्या होंगे? अभी तक हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्या पढ़ा कि उसके पोर्ट से अपने पोर्ट पे सामान लेके आना है, तब क्या होगा? अब अपने पोर्ट से अगर अपने घर लेके सामान आना है तब क्या होगा? तो अगली क्लास के जो मेरे अगले 2 डायग्राम होंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम होंगे, वो इसी के ऊपर बेस होंगे। ये देखो 3-4 पेज के डायग्राम है सर, बहुत जबरदस्त डायग्राम है, इसको इग्नोर मत कर देना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। बट इस वाली क्लास के बिना 8 बजे वाली क्लास समझ में नहीं आएगी, मैं पहले बता दूं जी, मैं दोबारा बोल दूं, इसके बिना 8 बजे वाली क्लास समझ में नहीं आएगी। फिर मत कहना कि सर क्लास समझ में क्यों नहीं आ रही। तो रिक्वेस्ट आपसे पहले वो क्लास देखना, ठीक है। और ये फटाफट से अब 2 मिनट फटाफट से बस मुझे रिवीजन करा दो जी। ये लो जी, ये बताओ पहले तो आज हमने कौन कौन से किए? आज हमने, बच्चा कह रहा सर आज हमने तूफान तोड़ दिया, 1 मिनट रुको, माथे पे बांधने दो पट्टी, ये लो,
पट्टी बांधनी है, ये लो माथे पे बांध दो पट्टी। अब पट्टी बांध के सर अब हम याद करते हैं, आज हमने पता क्या किया है, आज हमने 4 प्राइस किए हैं जी, आज हमने 4 प्राइस किए हैं। कौन कौन से? एक्स फैक्ट्री प्राइस होगा, बोलो कोशिश करो सर, इमेजिनेशन दौड़ाओ जी। आज हमने क्या किया जी, उसका घर, उसका पोर्ट, मेरा घर, उसके घर में प्राइस होगा एक्स फैक्ट्री प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस है, उसके पोर्ट पे जाना है जी, उसमें क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस ऐड कर देंगे और लोकल टैक्स ऐड करेंगे, आएगा एफएस आएगा। एफएस में लोडिंग करेंगे, एफओबी आएगा, एफओबी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस ऐड करेंगे, क्या निकल के आएगा, सीएफ। ये आपके 4 प्राइस निकल के आगे जी। और फिर अगर ये तो हो गया, चलो ये तो हो गए 4 प्राइस। फिर बिल ऑफ लैंडिंग क्या होती है? बिल ऑफ लैंडिंग का मतलब ये होता है कि इस पर्सन और शिपिंग कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि वो सामान लोड हो चुका है, गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो चुका है। 3 कॉपी होंगी, एक कॉपी इसके पास होगी, इस पर्सन के पास, एक कॉपी मास्टर ऑफ वेसल के पास होगी, पर्सन इंचार्ज के पास होगी, एक कॉपी होगी जिसने वो सामान परचेज किया होगा, एक कॉपी उसके पास होगी। 3 कॉपी बनेगी बिल ऑफ लैंडिंग की, बस ये बात ध्यान देना। अगला केस निकल के आ रहा है कि भैया अगर सामान मुझे फॉरेन पोर्ट से इंडिया के पोर्ट पे सामान लेके जाना है तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? तो गवर्नमेंट ने कहा भैया उसके प्रोसीजर है। लो जी फटाफट से बताओ जी फटाफट से। अब वहां पे एक वेसल खड़ा है जी, हेलो, मैं इसको छुपा लेता हूं जी, मैं इसको छुपा लेता हूं, आप नालायक बच्चे हो जी। वहां पे एक वेसल खड़ा है जी, वहां पे एक वेसल खड़ा है, बताओ उसको वार्निंग दो जी। सेक्शन नंबर 29 बोलो, उसको फटाफट से बोलो। सर वेसल वाला इंतजार कर रहा है, क्या कहना है? सेक्शन नंबर 29, हेलो, आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है और कहीं नहीं जाना। आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है और कहीं नहीं जाना, और अगर और किसी पोर्ट पे जाना है तब जा पाओगे। अगर कोई वेदर खराब हो गया, कोई अनअवॉइडेबल रीजन है तो हेलो पुलिस स्टेशन को बता देना, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां पे बता देना। और अगर सामान उतारना है तो तुम्हें पहले देखना पड़ेगा भाई जान माल खतरा है तब सामान उतरेगा, नहीं तो सामान नहीं उतरेगा। लो 29 खत्म हो गया। 29 के बाद अगला प्रोविजन क्या हो गया जी? आना है तो कस्टम पोर्ट पे ना। अगला, आने से पहले तुम्हें इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है। उसमें क्या बताओगे? कौन आ रहा है, कहां से आ रहे हो, कब आ रहे हो, क्या ला रहे हो, ये बताना है जी। अब सोच के बोलना, वो ये बताएगा। और बताना कब होगा? वेसल वाले केस में आने से पहले बताना होगा, एयरक्राफ्ट वाले केस में आने से पहले बताना होगा, व्हीकल वाले केस में आने के 12 घंटे के अंदर तुम्हें इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है। और अगर लेट फाइल करोगे तो 50,000 रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। अच्छा, अब इंपोर्ट मैनिफेस्ट के साथ सेक्शन 30A में पैसेंजर मैनिफेस्ट फाइल करनी पड़ेगी, और वो वेसल वाले केस में आने से पहले, व्हीकल वाले केस में आने पर फाइल करनी पड़ेगी, और 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लगेगी। इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल कर दी। अब यहां तुम आ गए एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड का मतलब एंट्री ले लो, अनलोडिंग की तुम्हें परमिशन मिल गई, बिना एंट्री इनवर्ड के तुम अनलोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अनलोडिंग की परमिशन मिल गई। अब जो सामान तुम्हें अनलोड करना है, याद करो, जो सामान तुम्हें अनलोड करना है वही अनलोड कर पाओगे जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर होगा। सर एक बात मुझे सोच के बताओ जी, ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल की है, इसमें 10 चीजें हैं, 10 ही सामान उतरेगा जी, 11वां सामान यहां नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर नहीं है। और उसी जगह पे सामान उतरेगा, सेक्शन नंबर 33, उसी जगह पे सामान उतरेगा जो तुम्हें अप्रूव प्लेस दिया गया है, और कहीं सामान नहीं उतरेगा। और 34, अनलोडिंग जो होगी वो कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन में होगी जी। और 35, अगर बड़ा शिप है, छोटी छोटी बोट्स भेज के सामान मंगाना है तो सामान मंगा सकते हो, बट बोट नोट फाइल करना पड़ेगा। और छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन कोई सामान नहीं उतरेगा, और आफ्टर वर्किंग आवर नहीं उतरेगा। अगर उतरना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, तभी जाके वो सामान की अनलोडिंग होगी। छुट्टी वाले दिन नहीं तो अनलोडिंग नहीं होगी। सो सिंपल, सो इजी, ये आपके प्रोसीजर है जी। बताओ क्या मुश्किल है? मतलब कितना आसान है, कितना आसान है। अगर मैं आंखें बंद करके भी याद करूं, आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है और नहीं तो किसी और पोर्ट पे नहीं जाना। आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है, इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करनी है, पैसेंजर मैनिफेस्ट फाइल करनी है, ठीक है। और फिर एंट्री इनवर्ड, परमिशन मिलेगी अनलोडिंग की, और अनलोडिंग के बाद फिर वही सामान उतरेगा जो उस रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा, और अप्रूव प्लेस पे उतरेगा, सुपरविजन में उतरेगा। और अगर बड़ा शिप है तो छोटी छोटी बोट से सामान लेके आओगे, और छुट्टी वाले दिन कोई अनलोडिंग नहीं होगी। ये सारी बातें बताओ, और है क्या सर इस चैप्टर में? तो एक बार इसको अगर अच्छे ढंग से पढ़ लोगे, आपके एग्जाम के कई सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे जी, ठीक है। तो आपने एक बार ये पढ़ना है जी, और बाकी फिर मुलाकात करेंगे शाम को 8 बजे सेम चैनल पे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए, और थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। अगर अच्छी लगे तो सर प्यार देना, नहीं लगे तो फिर जो आप करते हो वो आपने करना है, ठीक है। बाकी मैंने अपने कर्म किए, आपको अपने कर्म करने हैं बस, ठीक है। बाकी मुलाकात करूँ शाम को 8 बजे सेम चैनल पे। ओके री, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, खुश रहो।